A very good afternoon to all. Welcome to Tally CA Connect. And हमारे आज का ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज चोजन ऑन बेसिस हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी TDS 194Q एंड बिकॉज मैक्सिमम रिक्वेस्ट हमारे पास आई है हिंदी में लेने के लिए, सो वी हैव प्रमोटेड दिस टू डू इट इन हिंदी. And Gautam ji, being the tally evangelist and expert, suggested कि it would be ideal कि हम 194Q and clause 34 of form 3CD एक साथ cover कर सकते हैं. So thank you Gautam ji for this great advice and for your time. And so like somebody just asked if this is in Hindi or English. So while, because it started on that we have taken up as a Hindi request, while we can do is that some critical points can be repeated in English. And is my voice not okay? No, it is okay. Yeah, so Gautam ji will see that. So first we are going to do it in Hindi because that's how we have started communicating, and which is why we took this request. But जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि हम critical points को हिंदी and English गौतम जी cover करेंगे, but maximum conversation will be taken up in Hindi. So जैसे कि बहुत सारे लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, so it's great to see. प्लीज आप अपने क्वेश्चंस Q&A में डालिए, एंड कोई भी क्वेश्चंस अगर गौतम जी आपसे पूछे तो आप उसको चैट पे डाल सकते हैं. एंड thank you. So Gautam ji, over to you. Let's make the best out of it. Just one last thing. So our Tallyprom 6.0 launch event is happening on 9th of April. I have put in a link to register where you can see and the newest features of Tally Prime. So please do register so to be the part of the live event. So thank you so much, Gautam ji. Over to you. Thank you so much, कोमल मैम. स्पेशल थैंक्स है आपको क्योंकि आपने मेरी रिक्वेस्ट पे इस सेशन को लाइव आने का मतलब एक अपॉर्चुनिटी दिया, और टैली सॉल्यूशंस को भी बहुत बहुत थैंक्स मुझे इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए. सभी अटेंडेंट्स को गुड आफ्टरनून. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है TDS सेक्शन 194Q. ओके, सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है TDS ऑटोमेशन यूजिंग टैली प्राइम. आज हम अपने सेशन में देखेंगे कि हम टैली प्राइम के अंदर सेक्शन 194Q जो कि परचेज के ऊपर लगने वाला जो TDS होता है उसको हम टैली प्राइम में कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं. और टैली प्राइम हमको डिफॉल्ट में बहुत सारी फीचर्स देखता है जो कि आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे. मैं ट्राई करूंगा इस सेशन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर करने के लिए. अगर कहीं पे भी किसी की कोई क्वेरी आती है तो वो मैसेज बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, और अगर कहीं पे कोई पार्ट इंग्लिश में रिपीट करना हो तो वो मैसेज बॉक्स में ड्रॉप कर दे, हम उसे इंग्लिश में भी कवर कर लेंगे. तो आज का जो सेशन है उसमें हम क्या क्या कवर करेंगे पहले वो समझते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे TDS कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना होता है. हम अलग अलग सिनेरियो के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या सिनेरियो प्रैक्टिकली होते हैं जो कि हम टैली में बहुत इजीली कवर कर सकते हैं. और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर कोई एरर आता है टैली में जब हम कोई एंट्री कर रहे होते हैं तो हो सकता है हमसे कोई मिस्टेक हो जाए. तो हम इस सेशन में ये भी सीखेंगे कि हम अपने मिस्टेक्स को कैसे फाइंड आउट करें और कैसे हम उस मिस्टेक को टैली में रेक्टिफाई कर सकते हैं, और टैली हमको कितने अच्छे से फिर रिपोर्ट्स को प्रेजेंट करता है और वन क्लिक में हमको सारी की सारी चीजें मिल जाती हैं. इसके अलावा हम देखेंगे कि जो फॉर्म 3CD के अंदर क्लॉज 34 होता है जहाँ पे TDS कितना आपका पे होना चाहिए था, कितना डिडक्ट होना चाहिए था, इन सभी चीजों का जो एक कंपैरिजन होता है, एक रिपोर्ट जो हमको रेडी करनी होती है अपने 3CD फाइल करते टाइम, उसको हम टैली में कैसे बना सकते हैं. और बहुत सारी जो पॉइंट्स है 3CD की वो हम TDS रिलेटेड टैली में हमको मिल जाती है. और लास्ट में हम देखेंगे अपना Q&A का जो भी पार्ट होगा. अभी यहाँ पे जो हमारा प्राइम फोकस है आज के सेशन में वो है 194Q का, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया. तो सेक्शन 194Q क्या कहता है. सेक्शन 194Q कहता है कि जब भी आप कोई परचेज करते हैं या तो कोई रेवेन्यू आइटम का या कोई कैपिटल गुड्स का, आइदर वो आपका गुड्स हो या फिर कोई कैपिटल गुड्स मतलब कि कोई फिक्स एसेट हो, ठीक है, तो दोनों के ऊपर आपका 194Q अप्लाई हो सकता है. इसके बाद अगर आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर मतलब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ या उससे ज्यादा का टर्नओवर था और करंट ईयर में किसी एक सप्लायर से आपका टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा मतलब 50 लाख से ज्यादा हो रहा है, तो उस सप्लायर का आपको 194Q सेक्शन के अंदर 0.1% TDS डिडक्ट करना होगा. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि 0.1% किसका है. ये 0.1% होगा आपके टैक्सेबल वैल्यू का, GST को हटाकर. और जिस पार्टी का
जिस सप्लायर का पैन नंबर, ऑब्वियस सा बात है कि कोई सप्लायर 50 लाख का अगर आपको सामान दे रहा है तो उसका पैन नंबर तो होगा ही, पर कोई अगर एक्सेप्शन निकल गया तो एक्सेप्शनल केस में जहां पर पैन नंबर नहीं होगा सेलर का, मतलब आपके सप्लायर का, तो वहां पर आपको टीडीएस 5% के रेट में डिडक्ट करना होगा अंडर सेक्शन 194Q। और जैसे कि मैंने बताया, टीडीएस जो होगा वो टैक्सेबल वैल्यू का 0.1% होगा। बहुत बार हम क्या करते हैं, अपने आप को सेफ रखने के लिए, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए का गुड्स था और उसमें 18% 18% जीएसटी मिलाकर होता है 1,18,000। तो हम क्या करते हैं, पूरा 1,18,000 के ऊपर टीडीएस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या ये गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है। आप एक्सेस डिडक्ट कर रहे हैं, दैट इज फाइन, लेकिन मिनिमम जो करना है, जो लॉ में बताया गया वो है कि जो आपका टैक्सेबल वैल्यू होता है इनवॉइस का, मतलब कि 1 लाख रुपए इस एग्जाम्पल के केस में, कम से कम वो 1 लाख रुपए के ऊपर आपको 0.1% डिडक्ट करना ही होगा, मतलब कि 100 रुपए। और अगर हम इस सेक्शन को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा? अगर हम इस सेक्शन को फॉलो नहीं करेंगे, अगर हम अपने सप्लायर का टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे, तो सेक्शन 40A सबसेक्शन आई ए, उसके अंदर जो भी अपने टोटल परचेज की प्राइस होगी, परचेज का कॉस्ट होगा, जिसपे कि हमने टीडीएस चार्ज नहीं किया है, उसका 30% हमको डिसअलाउ हो जाएगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एज एन एक्सपेंडिचर। तो ये सेक्शन को बहुत जरूरी है कि आप ध्यान से समझें और आप इसको अपने बिजनेस में फॉलो करें। आप अपने प्रैक्टिस में से अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करें कि कंप्लायंस को कंप्लीट करने के लिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और हम टैली प्राइम में इसे बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो ये था 194Q सेक्शन के बारे में। अभी आ जाते हैं मल्टीपल सिनेरियो। मल्टीपल सिनेरियो मीन्स प्रैक्टिकली जब हम काम करते हैं, गवर्नमेंट ने क्या कहा सेक्शन में कि अगर आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज्यादा है और करंट फाइनेंशियल ईयर में आपका किसी एक सप्लायर या जो भी सप्लायर से 50 लाख से ज्यादा आपका टर्नओवर हो रहा है, उस पे आप टीडीएस डिडक्ट करोगे 0.1% अगर पैन नंबर है तो। लेकिन मार्केट में क्या होता है, बहुत अलग अलग टाइप के अपने, हम जब प्रैक्टिस में रहते हैं तो हमको अलग अलग क्लाइंट मिलते हैं, अलग अलग प्रैक्टिकल सिनेरियोस बन जाते हैं। जैसे कि पहला सिनेरियो है रूल्स आर रूल्स माय फ्रेंड वाला। मतलब कि जैसे आपको पता हो, वेलकम मूवी में ये एक वेलकम मूवी का मैंने अटैच किया हुआ है, जहां पर जो आरटीएक्स होते हैं वो हर बात बात पे बोलते हैं रूल्स आर रूल्स। मतलब कि कुछ क्लाइंट हमको भी ऐसे ही बोलते हैं, सर रूल तो रूल है, 50 लाख का अगर रूल है तो अगर किसी पार्टी से हमारा 40 लाख का टर्नओवर हुआ है तो हम टीडीएस नहीं काटेंगे, हम तो 50 लाख पार होने पे ही काटेंगे। तो पहला सिनेरियो क्या कवर होता है कि टीडीएस ऑन वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख, मतलब अगर आपका 50 लाख से ज्यादा किसी एक सप्लायर से एक्सीड कर रहा है टर्नओवर, तो ही आप उसमें टीडीएस काटने वाले हैं। सेकंड सिनेरियो क्या होता है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। कुछ क्लाइंट हमको ऐसे होते हैं, कुछ मतलब प्रैक्टिकली हमको जो देखने को मिलता है, वो बोलते हैं कि सर बिल्कुल रिस्क लेना ही नहीं है, 1 रुपया का बिल हो, 1 करोड़ रुपया का बिल हो, कितना रुपया का भी बिल हो, हम पहले बिल से ही टीडीएस काट के चलेंगे। और पर्सनली मुझे वो क्लाइंट बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर सिस्टम नहीं है, अगर आप चीजों को सही से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं और फिर आपको डिफरेंशिएट करना है कि कितने वैल्यू पे टीडीएस काटना था, कितने पे आपने काटा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बेस्ट है बिगिनिंग से पहले वाले इनवॉइस से आप काट। अब इसमें लोगों के मन में ये क्वेरी आ सकती है कि सर अगर पहले से काटेंगे ये तो फिर हम 194Q को फॉलो नहीं कर रहे हैं। देखो 194Q बोलता है उस सेक्शन के अंदर कि मिनिमम आपको 50 लाख पार होने के बाद जो एक्सेस वाला वैल्यू है उस पे तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी है। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से वॉलंटरीली, अगर आप जीरो, मतलब पहले ट्रांजेक्शन से फ्रॉम द बिगिनिंग अगर आप डिडक्ट करना चाहते हैं तो लॉ आपको रोकता नहीं है, दैट इज योर चॉइस। और लास्ट में आ जाते हैं कुछ वैसे क्लाइंट या कुछ वैसे सिनेरियो हमको देखने को मिलते हैं जो रहता ये है कि सुनो सबकी करो अपनी, मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2। अब कुछ बिजनेस क्या करते हैं, वो अपना थोड़ा सा अलग ही चलते हैं, और ऐसा नहीं कि वो गलत है, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में चलना पसंद करते हैं, पता नहीं क्यों। पर कोई बात नहीं, हम इसको भी कवर करेंगे आज के सेशन में। अब ये सुनो सबकी और करो अपनी, ये क्या है? इसका मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2। मतलब कि आप अपने बिजनेस में कुछ क्रेडिटर के लिए 50 लाख ऊपर होने के बाद डिडक्ट कर रहे हो और कुछ पार्टी के लिए पहले इनवॉइस से डिडक्ट कर रहे हो। प्रैक्टिकली ये सब चीज देखने को मिलता है। अब क्या ये लॉ को हम ब्रीच कर रहे हैं? क्या इससे हम मतलब ये ऐसा अगर कुछ फॉलो कर रहे हैं तो क्या ये गलत है? गलत नहीं है।
गलत तब होता है जब आप किसी का टीडीएस ही नहीं काट रहे हो। अगर आप टीडीएस काट रहे हो, भले ही आप पहले बिल से काटो, 50 लाख एक्सीड होने के बाद काटो, पूरे इनवॉइस वैल्यू पे काटो, वो सब चीज अलाउड है, वो चलेगा। लेकिन मिनिमम आपको जो है 50 लाख से एक्सीड करने वाले टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर तो काटना ही पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास टोटल में 3 सिनेरियो आ गए। 50 लाख से ऊपर हुआ तो टीडीएस काटना है, पहले बिल से ही काट के चलना है, कुछ लोगों का ऐसा मानना रहता है, और कुछ लोग जो है दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो अब ये 3 सिनेरियो का क्या करें? अगर हमारे पास 3 प्रॉब्लम है, तो हमारे पास एक फ्रेंड भी है जो कि है टैली प्राइम, जो कि हमको हर बात पे एक ही चीज़ बोलता है, अभी ठीक करके देता हूँ। ठीक है? तो ये तीनों के तीनों सिनेरियो जो है, हम अपने टैली प्राइम में बहुत ईज़िली, बहुत सीमलेसली कवर कर सकते हैं, और अभी हम देखेंगे भी कि वो कैसे हमको कवर करना है। सब चीज़ स्टेप बाय स्टेप हम कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपको बताएँगे। अब यहाँ पे बात ये आती है कि हमको स्टेप्स क्या फ़ॉलो करने होंगे। टैली में अगर आप अपना टीडीएस कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हो, और सबसे अच्छी बात ये है कि आज का जो ये सेशन आपके लिए रखा गया है, ये पूरा फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग पे रखा गया है। मतलब 194 क्यू आपको साल के स्टार्टिंग से फ़ॉलो करना होता है, और मोस्ट ऑफ द बिज़नेस में पहला 1-2 दिन में 50 लाख किसी भी पार्टी का पार नहीं होता है। जो टर्नओवर है ना, वो 50 लाख क्रॉस नहीं करता है। तो आज ये सेशन में जो भी चीज़ आप सीखेंगे और आप अपने बिज़नेस में, अपनी अकाउंटिंग में, अपने टैली प्राइम में आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इससे कम से कम पिछला जो भी हुआ कोई बात नहीं, करंट ईयर आपका बहुत अच्छे से मेंटेन होने वाला है टीडीएस के सारे प्रोविजंस, स्पेशली 194 क्यू जो कि आज का हमारा टॉपिक है। तो हम इसे कैसे फॉलो करें? क्या स्टेप्स है जो हमको फॉलो करने हैं? सबसे पहला हमको क्या है, टैली में टीडीएस को एनेबल करना है, जो कि हमको F11 फीचर्स के अंदर मिलता है। इसके बाद टीडीएस को आप जब एनेबल करते हैं, तो आपको अपने जो कंपनी लेवल पे टीडीएस का जो डिटेल है, अपना टैन नंबर हुआ, आपके डिडक्टर का डिटेल है, ये सारा डिटेल आपको फिल अप करना होता है। हम करेंगे सब चीज़ प्रैक्टिकल, एक बाय वन अपने देखेंगे ये सब चीज़ों को, ठीक है? इसके बाद आता है कि जब हम अपने कंपनी लेवल पे चीज़ों को सेट कर लें, तो हम सबसे पहले अपने जो भी टीडीएस के सेक्शंस हैं, वो सेक्शंस के मास्टर को हम क्रिएट करें। सेक्शन के मास्टर क्रिएट करते टाइम हमको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि हम अभी आगे चल के देखेंगे। जब हम सेक्शन क्रिएट करते हैं, तो उस सेक्शन को हमें कहाँ पे डिफाइन करना होगा? अपने क्रेडिटर के लेजर में, कि कौन से क्रेडिटर में कौन सा सेक्शन अप्लाई होने वाला है। और आपका क्रेडिटर के लेजर में बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि उसका पैन नंबर और उसका टाइप, मतलब वो इंडिविजुअल है या कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है, ये सब भी आपको कॉन्फ़िगर करना होगा एक सही रिपोर्ट को लेने के लिए। इसके बाद आपको, जब आप अपने पार्टी लेजर में टीडीएस की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हो, उसके बाद क्या करना होगा? उसके बाद आपको अपने एक्सपेंस के लेजर में, मतलब कि परचेज़ के लेजर में, या फिर कोई दूसरा सेक्शन है, जैसे प्रोफ़ेशनल फ़ीस का हो गया, रेंट का हो गया, तो जो भी सेक्शंस होते हैं उसके अंदर हमको एक्सपेंसेस, अ, मतलब सेक्शन वाइज़, सॉरी, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसके अंदर उसके प्रॉपर सेक्शंस को हमको कॉन्फ़िगर करना होता है। इसके बाद जो टीडीएस का लेजर है, अ, उसे क्रिएट करते हैं, और साथ ही में जो जीएसटी के लेजर्स होते हैं, क्योंकि टीडीएस जो है जीएसटी के वैल्यू को छोड़कर, मान लो आपका इनवॉइस का वैल्यू है 1 लाख प्लस जीएसटी, मतलब 1 लाख रुपया प्लस 18% जीएसटी एग्जांपल के लिए लेते हैं, तो 1,18,000 आपका इनवॉइस का वैल्यू है। तो टीडीएस हम किस पे लगाते हैं? 1 लाख रुपए पर। जीएसटी के ऊपर तो टीडीएस लगता नहीं है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो यहाँ पर हम जीएसटी के लेजर में भी टीडीएस को कॉन्फ़िगर करेंगे एज़ नॉट एप्लीकेबल, तो वो भी हम आगे कवर करेंगे। इसके बाद जैसे मैंने बताया कि टीडीएस पेबल का एक लेजर बनाना होता है, तो हम वो भी बनाकर चलेंगे। किसी की क्वेरी आ रही है, टीडीएस इज एप्लीकेबल ऑन अमाउंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी, बट शुड जीएसटी बी एक्सक्लूडेड फॉर कैलकुलेटिंग द थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ परचेज ऑफ। हाँ, आपका जो परचेज का लिमिट है वो भी जीएसटी को हटाकर ही कैलकुलेट करना होता है आपको। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल सेशन पे और देखते हैं टैली प्राइम में हमको सारी चीजें कैसे करनी होती है, राइट? तो आज हम इसके लिए यूज कर रहे हैं टैली प्राइम 5.1 का जो लेटेस्ट वर्जन है वो, और हम टैली प्राइम को अभी स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फ्रेश न्यू कंपनी बनाएंगे। फ्रेश न्यू कंपनी में हम तीनों तरीके के सिनेरियो में काम करके देखेंगे। कौन से तीन तरीके, कौन से तीन सिनेरियो? 50 लाख से अगर एक्सीड कर रहा है वैल्यू तो टीडीएस काटना है। 50 लाख एक्सीड कर गया तो स्टार्टिंग से सारे बिल पे टीडीएस काटना है। 50 लाख एक्सीड करे या ना करे, पहले बिल से टीडीएस काटना है। तो ये तीनों सिनेरियो को हम एक-एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
अब क्योंकि हमको स्टेप बाय स्टेप चलना है, हर एक चीजें मतलब यहाँ पर कवर करनी है, तो हम क्या करेंगे, एक न्यू कंपनी क्रिएट करते हैं और इसका नाम रखते हैं कुछ भी, लेट्स सपोज गौतम लिमिटेड। मेरा नाम गौतम है तो मैं रखता हूँ गौतम लिमिटेड। और यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 1425 में से एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे ही एक कंपनी क्रिएट होती है टैली प्राइम में, तो आपको सबसे पहले क्या मिलता है, F11 वाला जो फीचर है वो आपके सामने आ जाता है गेटवे ऑफ टैली से पहले। ठीक है, तो यहाँ पर एंटर एंटर प्रेस करना है और उसके बाद अगर आपके बिजनेस में जीएसटी है तो आप अपना जीएसटी नंबर इस तरीके से यहाँ पर फिलअप कर दो और इसे एक बार के लिए कंट्रोल ए कर लो। अभी हम जीएसटी के पार्ट को डिस्कस नहीं करते हैं, चलते हैं टीडीएस पे। यहाँ पर देखो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, एनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, आपको इसे यस करना है। जैसे ही आप इसे यस करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। बहुत लोगों के कंप्यूटर में क्या है, ये सारे ऑप्शंस एक साथ ना दिखें। आपको लगेगा कि भाई वेबिनार में तो बहुत सारा दिख रहा था, हमारे कंप्यूटर में कम क्यों दिख रहा है। तो देखो, जब भी कुछ चीज अगर आपको कम दिखेगा ना, तो उसका रीजन होगा ये, आपको F12 में जाना है। यहाँ पे F12 में जब आप जाओगे तो यहाँ पर कॉन्फ़िगर के अंदर बहुत सारी चीजें यस और नो रहती हैं। पहले से नो रहेंगी तो देखो आपको ऐसे कम फीचर्स दिखाई देंगे। और पूरे टैली में अगर आपको कोई स्क्रीन में कोई फीचर कम दिख रहा है ना, तो सबसे पहले आप F12 में जाओ और F12 के अंदर जो जो ऑप्शन दिख रहे हैं आप उसे ढूंढ लो कि आपको क्या क्या चाहिए, और जो आपको चाहिए आप उसे यस कर लो। आते हैं वापिस से टॉपिक पे। यहाँ पर जो हमें अपनी कंपनी लेवल का जो डेटा बताना है, हम उसे यहाँ पर बता के चलते हैं, उसे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। सबसे पहले क्या पूछ रहा है टैन नंबर। आपको अपने बिजनेस का टैन नंबर बताना है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, AA, क्योंकि पहले 4 लेटर जो होते हैं वो अल्फाबेट होते हैं, उसके बाद 5 कैरेक्टर जो रहते हैं वो होते हैं न्यूमेरिक नंबर्स। तो यहाँ पर मैं कुछ भी एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ और उसी चीज को आपको यहाँ पर वापस से कॉपी कर लेना है। फिर आपको अपना डिडक्टेड टाइप बताना है कि आपका बिजनेस क्या है, कंपनी है या फिर पार्टनरशिप फर्म है या एओपी है या जो भी है। तो अभी हम इसे एक कंपनी लेकर चलते हैं, क्योंकि मैंने नाम में भी लिमिटेड लिखा हुआ है, उससे डिनोट होता है कि ये कंपनी का हम बात कर रहे हैं। उसके बाद आपका जो भी ब्रांच है, जिस ब्रांच की आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिस ब्रांच के लिए आप टीडीएस प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ ब्रांच है तो आप उसे यहाँ पर बताकर चलें। फिलहाल के लिए हम इसे इग्नोर करते हैं। इसके बाद जो यहाँ पर मेन पॉइंट आता है ना, वो आता है ये वाला, सेट अल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रेस्पॉन्सिबल। मतलब कि आपके बिजनेस में जो डिडक्टर का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, मतलब जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन, नॉट डिडक्टर का रोल, जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है टीडीएस को डिडक्ट करके डिपॉजिट करने के लिए, उसका डिटेल आपको यहाँ पर डालना है। लेट सपोज गौतम, यहाँ पे हमको अपने पापा का नाम डालना होगा, ठीक है। और उसके बाद डेजिग्नेशन, कि हम यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये कंपनी की बात है तो हम यहाँ पर डायरेक्टर में लिख सकता हूँ। उसके बाद मुझे अपना पैन नंबर, एड्रेस, ये सब चीज को भरना होगा। उतना करने के बाद यहाँ पर आपको जो ये ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, कौन से ऑप्शंस, ये 3 ऑप्शन, एक बार के लिए आप इसे नो रहने दीजिएगा। ठीक है, इससे यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आप इसे यहाँ पर नो रहने दीजिएगा, क्योंकि हम कंपनी लेवल पे डिफाइन नहीं करेंगे कि क्या एग्जम्पशन लिमिट है और क्या है। हम पार्टी लेवल पर, एक्सपेंस लेवल पर हर चीजों को डिफाइन करके चलेंगे। दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस, ताकि आपको किसी मोमेंट पे अगर कोई एक्सेप्शनल केस आ गया तो वहां पे कंपनी लेवल पे जाके सब चीजों को चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इतना ही समझो कि उसे हमको नो करके चलना है। अब जैसे ही आपका टीडीएस हो गया, आप इसे यहाँ पर एंटर एंटर एक्सेप्ट कर लो। अभी अपना पहला स्टेप कंप्लीट, हम एनेबल कर लिए टीडीएस को और कंपनी लेवल में कॉन्फ़िगर कर लिए। अपना ये 2 काम हो चुका है। अब क्या काम करना है, अब हमें चलना है यहाँ पर क्रिएट में, गेटवे ऑफ टैली में जो पहला आपको क्रिएट दिखता है ना, आप उस पे जाओ और यहाँ पर देखो आपको एक नया ऑप्शन दिखाई देगा, नेचर, टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट। मतलब कि टीडीएस किस किस नेचर का पेमेंट होता है और कौन से सेक्शन आपको बनाने हैं। तो आप सिंपली इस पे चले जाओ। जब आप यहाँ पर जाओगे तो फिर ऐसा हो सकता है कि इस स्क्रीन में आपको कुछ कम ऑप्शन दिखें, ये पॉसिबल हो सकता है। कुछ लोगों के कंप्यूटर में क्या है कि कुछ आप जो टैली में इस तरीके का व्यू मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको कम ऑप्शंस मिलते हैं तो F12 में जाना है। F12 कहाँ मिलता है, यहाँ नीचे कॉर्नर में मिलता है, राइट साइड नीचे कॉर्नर में। कॉन्फ़िगर में चले जाओ, जो चाहिए आप यस कर लो। फिलहाल के लिए यहाँ पर
ये एक आपको हेल्पर बटन मिलता है, यहाँ पर आपको हेल्पर बटन को यूज करना है। जब भी आप सेक्शन क्रिएट करते हो ना, ट्राई करो पहले हेल्पर वाले बटन पे जाओ। हेल्पर बटन के लिए अल्ट एच आप प्रेस कर लो और यहाँ पे सिंपली लिख लो 194Q। तो देखो जैसे आप लिखते हो ना 194Q, तो आपके लिए जो है नेचर ऑफ पेमेंट पूरा शॉर्टलिस्ट होके एकदम टॉप पे आ गया। आप सिर्फ यहाँ पे एंटर प्रेस कर लो। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हो तो यहाँ पर सेक्शन वगैरह आ गया, रेमिटेंस कोड वगैरह जो है आपको डाल लेना है। इसके बाद ये क्या पूछ रहा है, रेट फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। अब क्योंकि यहाँ पर जो 194Q का सेक्शन है उसमें इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, ये सब के लिए कोई अलग अलग रेट नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 2 रेट है। अगर पैन नंबर है तो 0.1%, पैन नंबर नहीं है तो 5%। ठीक है, तो हम यहाँ पर चलते हैं 0.1% को डाल देते हैं। अब यहाँ पर अगर पैन नंबर नहीं है तो क्या किया जाए, वो वाला तो यहाँ पर पूछ ही नहीं रहा है। अगर कोई भी चीज नहीं पूछ रहा है, आपको कोई नए ऑप्शन चाहिए, तो सिंपली F12 बटन को प्रेस करो और यहाँ पर देख लो कि आपको नया क्या चाहिए। अब यहाँ पर देखो, अलाउ टैक्स रेट विदाउट पैन, ये लास्ट वाला एक ऑप्शन दिख रहा है, सेकंड लास्ट वाला, इसको यस कर लो। जैसे ही आप उसको यस करते हो ना, तो देखो 194Q में विदाउट पैन का जो है 5% होता है, ये चीज टैली को भी पता है, तो टैली ऑटोमेटिक वहां पे 5% लेके चल रहा है। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है हमें, इसके बाद हमें यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट जो भी है, जैसे कि 50 लाख का एग्जम्पशन लिमिट है, मतलब कि मैंडेटरी नहीं है, 50 लाख के अंदर का जो टर्नओवर होगा आपके क्रेडिटर के साथ, उसमें जरूरी नहीं है कि आपको टीडीएस काटना है, तो वो एग्जम्पशन लिमिट आप यहाँ पे डाल दो। अब यहाँ पर जो ये पूछ रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से समझना है। ये क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट टैक्स ऑन वैल्यू, किस वैल्यू पे कैलकुलेट करना है, एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट। मतलब कि आपका एक सप्लायर से परचेज हुआ 60 लाख रुपए का, कितने रुपए का, 60 लाख। 60 लाख के परचेज में एग्जम्पशन कितने का मिल रहा है आपको, मान लो ये 60 है, ये 50 है, ठीक है। 60 लाख का परचेज किया आपने, जीएसटी को भी छोड़ दो, 50 लाख का एग्जम्पशन था, बीच में जो गैप बचा वो कितने का बचा, 10 लाख रुपए का। तो क्या आपको 50 लाख से ऊपर वाले वैल्यू पे जो डिफरेंस आ रहा है, ये 50 है ये 60 है, 50 के ऊपर वाले वैल्यू पे आपको टीडीएस काटना है। अगर ऐसा है तो इस ऑप्शन को आपको यस करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं, जैसे 194C में होता है, 194C क्या होता है एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। वो होता है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, सिंगल बिल है तो 30,000 का लिमिट है। थ्रेशोल्ड लिमिट अगर साल भर का हम देखें तो कितने का है, 1 लाख रुपए का। अगर मान लो एक कॉन्ट्रैक्टर को आप 10-10 हजार की 11 पेमेंट कर रहे हो, तो जो 11 नंबर वाला पेमेंट होगा, 11th नंबर का जो पेमेंट होगा, उसमें आप 1 लाख की लिमिट को क्रॉस कर जाओगे। तो जब आप 1 लाख की लिमिट को क्रॉस करते हो तो क्या होता है, वहां पर जो टीडीएस लगता है वो पहले इनवॉइस से पूरा लगते आएगा, या पहला जो आप एडवांस पेमेंट किए वहां से पूरा कैलकुलेट होगा। तो अगर आप इस ऑप्शन को यहाँ पर नो करते हो, कैलकुलेट टैक्स ऑन वैल्यू एक्सीडिंग थ्रेशोल्ड लिमिट, अगर इस ऑप्शन को आप नो रखते हो, तो ये जो टीडीएस कैलकुलेट करेगा टैली आपके लिए, ये पूरे पहले इनवॉइस से कर देगा। और अगर आपको इसको यस रखना है, तो फिर क्या होगा, जो डिफरेंस वाला वैल्यू आएगा 50 लाख के ऊपर का जो टैक्सेबल वैल्यू है, सिर्फ उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा। तो यहाँ पर यस रख के चलते हैं। कोई क्वेरी नहीं होगी या फिर कोई डाउट नहीं होगा। हाँ, चंद्रेश जी का है कि इफ ऑलरेडी क्रिएटेड कंपनी कैन दिस सेटिंग्स बी डन। Yes, Chandresh ji, if you are already having a company, so you can have all these configurations in your Tally and it will work. How to do that? We will see later on. We will try to cover that part also. Okay. Okay. Let me cover some part in English. अगर किसी को हिंदी में आए कि चाहिए कि हिंदी में हो, तो आप मुझे रिक्वेस्ट डाल देना, मैं हिंदी में स्विच कर जाऊंगा, ठीक है। So now what we have done, we have successfully created our TDS section. So after creating the TDS section, as it is a new company, so what should be our next step? The next step should be so again where to open the previous TDS configuration screen. Go to create, then select TDS nature of payment, and then press Alt H to get the nature of payment. Okay. We will see the queries later on. Thank you. So I was talking about the next step. After creating the nature of payment, what should be the next step? The next step should be to configure the
nature of payment in your party ledger, in your creditors ledger. So as it is a new company, so what we will do, we will create a new ledger for our creditor. Let's suppose Mr. A, creditor. Here we have to select the group centric creditor as he is a supplier, and to maintain seamless reports of TDS in Tally, always remember you have to use this maintain bill by bill option as yes. Always use maintain bill by bill option, otherwise you will not be able to get the proper report, because TDS we have to deduct on bill wise basis. Like if you are making an advance payment and after that you are doing the purchase, so on advance also you have to deduct TDS. TDS is chargeable on advance payment also. So it's always recommended to use bill by bill option as yes. Okay. After making the bill by bill option as yes, what you have to do? Now you can see there is one new option. Statutory detail. Is TDS deductible? Make it yes. After making it yes, always select the deductive type. Like this Mr. A. What is the type of deductive? Whether he is an individual resident, non-resident, what is the kind? So you have to select the type. After that, you will see an option deduct TDS in same voucher. Make it yes, and then select the nature of payment. For example, in your business, there can be n number of sections. Like you can have 194C, 194A, 194I, 194J. Many sections are there. Okay. So for this party, what sections you are going to apply? Okay. Or what sections are applicable for this particular party? You have to select that. If you are not able to select, just select all items. Okay. Right now we will select the 194Q section only, and we will click on end of the list. Now there is another one option, use advanced TDS entry. If you are using Tally or if you have installed Tally first time, so this option will not be visible here. It will come like this only. So what I said, if you want any new option in your Tally, so always do remember you have to go to configure F12 button, and then make sure these two options are yes. This first two option, this configuration option should be yes. Once these two options are yes, then only you will be able to see all the configurations on your screen. Okay. And the TDS part will be covered in the right bottom. So directly, if you want to take your cursor from here to the right bottom, that is here, what you have to press Control End. If you press Control End, directly the cursor will move to the last part, and then you have to select Allow Advanced Entry in TDS Master. You have to make it yes and press Enter. Once you press Enter, what will happen? You can see Use Advanced TDS Entry option will be there. Now, what is the use of this Use Advanced TDS Entry? What is the use of this option? If you make it yes, so 194Q is exempt for some categories of for government or some other things. So if you want to exempt some person from that section, for that particular section, then you have to make it yes as advanced TDS entry. And here you have to give the exemption detail, whether exemption is applicable or not applicable, what is the thing. So right now the exemption is not applicable for our creditor in our case. So we are making it as not applicable. And then press enter. Always give the PAN number here. Okay. What if we are not giving the PAN number? We will see it later. After giving the PAN, press enter and save it. Now we have configured our TDS section in our party ledger. Now the next step should be configuration of TDS in your expense ledger. Okay. So we are making a common purchase account, as we are going to make some entries with inventory only. So here in purchase, you will see an option set alter other statutory details. So this option you have to make yes. And then here is TDS applicable for this expense? By default, it will be undefined. So what you have to do, you have to make it applicable. After making this applicable, always select any. Why any? If you remember, I have discussed with you 3 scenarios. There can be 3 type of scenarios related to 194Q. So for each scenario, you have to make different payment
nature of payment. Different sections you have to make. Like the section code will be same, but nature of payment will be different for each category. So as we are going to select a common purchase account in our business, in our tally, we are going to select a common purchase account, and in such case, always select the nature of payment here as any, so that during the purchase entry, it will ask you for the particular entry which section you want to consider. That time you can select. After that, now our expense ledger is also ready. Now what we have to do, we have to create our GST ledger. Select GST here, CGST, and here is TDS applicable. By default, everywhere this TDS applicable will be undefined. So what you have to do, you have to think and decide whether you have to charge the TDS on GST amount also. No, we don't want to charge on GST amount, so make it not applicable. Similarly, make the ledger for SGST, and this would be not applicable. And then in last, what we have to do, we have to create a ledger for TDS payable. Okay. So for TDS payable, what we will do, we will create a ledger under same duties and taxes group. Now type of duty will be TDS. Here also it will show the list of nature of payment for all the sections. So what you have to do, always select any. Why any? Because we want to create a TDS payable ledger for like a common ledger should be there. If you want to make different ledger, that is your choice. You can do that. There is no such restrictions. But for the best practice to know in detail, like how much TDS you have to pay, looking at one ledger only, you can be able to know that. So for that, always select any. Okay. Now, we have configured TDS in all our parts, from company level to ledger level to expense level to GST ledger level to TDS payable ledger. Every part we have covered here. Now what we have to do, we have to pass an entry. So first, what we will do, we will make a purchase entry. Here we will select the creditor, the purchase account. Now, when you select the purchase account, one pop-up can come asking you to select the nature of payment. For this particular transaction, what should be your nature of payment? So here you have to select your section, and then as it is a new company, so I have to create a stock item also. Gautam ji, sorry to interrupt. Let's continue in Hindi only, as maximum people are requesting for Hindi. Okay, no problem. तो क्योंकि एक नई कंपनी है, तो हम यहाँ पर एक नया मतलब स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। और जब हम यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं, तो हमको HSN डिटेल और जो भी टैक्स का डिटेल है वो सब यहाँ पे डालना होता है। सिंपल हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं स्क्रीन को, राइट। इसके बाद यहाँ पर हम अपनी क्वांटिटी डालते हैं। लेट सपोज हम आइटम नंबर 1 100 क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 40,000। तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना हुआ? 40 लाख रुपया हुआ। और इसके बाद हमको लगाना है CGST, SGST, और अगर देखो हम यहाँ पर अभी लगाते हैं TDS पेएबल, तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा है। अगर आपको इसका डिटेल देखना है, इसकी TDS की एनालिसिस देखनी है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रिलेटेड रिपोर्ट। आप कंट्रोल O बटन प्रेस करो और यहाँ पर TDS एनालिसिस में जाओ। तो यहाँ पर देखो जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 50 लाख का, वो पार नहीं हो रहा है। इसके वजह से कोई भी TDS इस वाउचर पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। अब जब हम इस वाउचर को सेव करते हैं बिल वाइज के, तो क्या होता है, अभी क्या करेंगे, क्योंकि हमारा मोटिव है कि हम एक एक स्टेप बाय स्टेप चलें, आराम से चलें और हर पार्ट को कवर कर लें। तो हम एक परचेज की एंट्री किए, हम जाके चलते हैं अपना TDS का रिपोर्ट देखते हैं कि क्या इफेक्ट आता है। इसके बाद हम एक TDS का मतलब जहां पर TDS एप्लीकेबल हो जाएगा वो वाली एंट्री करेंगे, फिर रिपोर्ट चेक करेंगे, ठीक है। तो TDS की रिपोर्ट देखने के लिए क्या करना होता है, आपको जाना होता है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। इसके बाद स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, और उसके बाद जाना होता है TDS रिपोर्ट में, ठीक है। जैसे आप GST में जाते हैं वैसे आपको TDS में जाना होगा। और यहाँ पे फॉर्म 26Q करके आपको एक मिलेगा। और जब भी आप कोई रिपोर्ट में जाते हैं ना, तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि ये जो आपका पीरियड है, ये पीरियड सही है कि नहीं। बहुत बार क्या होता है, आप काम सारा सही करते हो, पीरियड गलत सिलेक्ट कर लेते हो और फिर टेंशन लेते हो कि भाई टैली में ये क्या हो गया। आपको हमेशा अपना पीरियड हर रिपोर्ट में चेक करना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पर
एक वाउचर है जो कि इंक्लूड हुआ है। आप अगर अंदर जाके देखोगे तो इसके अंदर आपको मल्टीपल मिलते हैं। बुकिंग वाउचर, टीडीएस को बुक करने का वाउचर एक बना है परचेज का। और यहाँ पर देखो एक मिल रहा है अंडर एग्जम्पशन लिमिट। अगर आप ये अंडर एग्जम्पशन लिमिट में जाते हो तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ना ये क्या कर रहा है, ये आपको यहाँ पर दिखा रहा है पार्टी का नाम, किस पार्टी का ये ट्रांजेक्शन है। इसके अंदर ये आपको क्या दिखा रहा है, इसके अंदर आपको ये दिखा रहा है सेक्शन या नेचर ऑफ पेमेंट, कौन से सेक्शन का है वो, मतलब पार्टी वाइज सेक्शन वाइज रिपोर्ट आपको दे रहा है टैली। कितना अच्छा है ये। इसके बाद आप जब अंदर जाते हो तो यहाँ पे आपको एंट्री लेवल तक भी लेके जा रहा है टैली, मतलब कि आप टीडीएस रिपोर्ट से सीधा एक एंट्री के लेवल तक जा सकते हो इस रिपोर्ट के थ्रू, राइट। अब अगर इस रिपोर्ट से एक स्टेप पीछे हम आए, एंट्री लेवल से एक स्टेप पीछे आए, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एसेसिबल वैल्यू फॉर करंट पीरियड। इस करंट पीरियड के लिए 40 लाख रुपीस का आपका जो है वो एसेसिबल वैल्यू है। क्या इसमें कोई टीडीएस डिडक्टेबल है, क्या लायबिलिटी बन रही है काटने की टीडीएस? देयर इज नो सच लायबिलिटी, ओके। और यहाँ पर क्या हमने कोई डिडक्ट किया है, वी हैव नॉट डिडक्टेड एनी अमाउंट। और क्या हमको कोई बैलेंस है डिडक्ट करने का, जब लायबिलिटी नहीं थी हमने कोई डिडक्ट नहीं किया तो बैलेंस भी नहीं रहेगा। तो ये रिपोर्ट हमको समझ में आ गया कैसे बना। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं दूसरी परचेज एंट्री की तरफ। अब हम एक सेकंड परचेज एंट्री करते हैं और यहाँ पर सेम वही क्रेडिटर फिर से सिलेक्ट करते हैं, सेम वही परचेज का लेजर, सेम वही नेचर ऑफ पेमेंट, और कोई भी स्टॉक आइटम ले लेते हैं। पहले कितने का हो गया था, 40 लाख का। अब फिर से हम 40 लाख रुपीस का एक और एंट्री करते हैं, 40 लाख प्लस जीएसटी। जीएसटी हमको टीडीएस में इग्नोर करना है। अभी देखिए अगर हम यहाँ पे टीडीएस पेबल को लगाते हैं ना, तो देखिए टीडीएस पेबल 3000 आ रहा है। आप मार्क कीजिए कि टीडीएस जो है 40 लाख पे नहीं लग रहा है, टीडीएस लग रहा है 30 लाख रुपीस के ऊपर। मतलब कि पुराना बिल 40 लाख रुपए का, 40 लाख रुपीस का, करंट बिल 40 लाख रुपीस का, टोटल को मिलाने से हुआ 80 लाख। 80 lakh, the threshold was 50 lakh. So what is the difference? The excess amount is 30 lakh only. So जो 30 लाख का एक्सेस है सिर्फ उसके ऊपर आपका टीडीएस चार्ज हो रहा है। क्या ये सही है? एकदम सही है। हम चलते हैं रिलेटेड रिपोर्ट में और यहाँ पर टीडीएस एनालिसिस के अंदर अगर हम जाके अल्ट F1 प्रेस करें तो ये देखो हमको पूरा पता चल रहा है। यहाँ पे देखो ये बता रहा है 40 लाख रुपीस का आपका परचेज हुआ है करंट वाउचर के अंदर, 40 लाख है, लेकिन एग्जम्पशन लिमिट में आपका पहले 50 लाख में से 40 लाख कवर हुआ था, 10 लाख रुपया इस वाउचर से एग्जम्प्ट हो जा रहा है। तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना बचा इनकम टैक्स के पर्पस में, 30 लाख। तो 30 लाख के ऊपर जो आपका बनता है 0.1% वो होता है 3000। तो क्या हमें टैली सही रिपोर्ट दे रहा है? एकदम परफेक्ट रिपोर्ट दे रहा है। क्या इसमें कोई डाउट? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और ये देखो यहाँ पे जब आप अभी रेफरेंस क्रिएट कर रहे हो तो पहले तो आपका बिल का रेफरेंस, इस पर्टिकुलर बिल का अमाउंट कितना था, 40 लाख प्लस 18% जीएसटी, दैट इज 47,20,000। तो पहले आपका उतना क्रेडिट कर रहा है टैली, और उसके बाद एक टीडीएस के लिए फिर से नया रेफरेंस बना रहा है। अब हमको इसका लॉजिक समझना होगा कि टीडीएस के लिए नया रेफरेंस क्यों बना रहा है। टैली यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं कर रहा है 47 और इसको 17,000, ऐसा क्यों नहीं कर रहा है टैली? टैली वैसा नहीं करके एकदम सही कर रहा है, क्योंकि टैली भी ये चाहता है कि आपका काम जो है वो सीमलेस हो और ऑटोमेटिक हो। एक सेकेंड, अब सीमलेस और काम कैसे होगा उस चीज को समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाउचर का टोटल कितना बन गया, वाउचर का टोटल बन गया है 47,17,000, मतलब कि टीडीएस को काटने के बाद का वैल्यू को वाउचर सेव कर रहा है। लेकिन जो टीडीएस का अलग से डेबिट वाला रेफरेंस बना है उसका क्या पर्पस है देखते हैं, फिर हम आएंगे उस पर्पस के ऊपर। तो जैसे मैंने बताया रिपोर्ट देखने के लिए आपको जाना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, फिर वहां से स्टैट्यूटरी रिपोर्ट और वहां से टीडीएस, फिर वहां से 26Q। उतना लंबा स्टेप ना फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, हम टैली प्राइम में यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई देगा, यहाँ पर गो टू का बटन, आपको गो टू में जाना है और सिंपली टाइप कर लेना 26Q। जैसे ही आप टाइप करते हो ना तो सीधा वो रिपोर्ट आपके सामने स्क्रीन पे। कितना शॉर्टकट है ये, आप हमेशा गो टू फीचर को यूज करके कोई भी रिपोर्ट में जा सकते हो टैली प्राइम में। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले इंक्लूडेड इन रिटर्न कितने यहाँ पे इंक्लूड हुए हैं, टोटल 2 वाउचर्स। ठीक है, एक बुकिंग वाउचर है खाली जिसमें कोई डिडक्शन नहीं है,
दूसरा है बुकिंग विथ डिडक्शन वाउचर, मतलब कि एंट्री के अंदर ही आपने टीडीएस को भी डिडक्ट कर लिया है, मतलब आपको अलग से जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है। करेक्ट। तो ये दो वाउचर थे। अब जाते हैं हम पहले एग्जम्पशन लिमिट को चेक करते हैं, जो 50 लाख से एग्जम्पशन कहाँ से आ रहा है। अगर आप यहाँ एग्जम्पशन में जाते हो तो सबसे पहले आपको ये पार्टी का नाम मिलेगा, उसका टोटल करंट पीरियड का एग्जम्पशन कितना है, क्या एग्जम्प्ट लिमिट पार हो रहा है। अब ये कौन कौन से वाउचर से एग्जम्प्ट हो रहा है। देखो पहला वाउचर था 40 लाख रुपीज का, तो यहाँ पे पूरा 40 लाख आपका जो है एग्जम्प्ट हो गया। अगर आप आओ ये वाले दूसरे वाउचर में, जिसको मैं अभी कर्सर से ब्लिंक कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये भी 40 लाख का है, एग्जम्प्ट कितना हुआ, ओनली 10 लाख। तो टोटल मिलके आपका 50 हो गया। अब जो डिफरेंस बचा 30 लाख, वो आपको डिडक्शन एट नॉर्मल रेट, यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डिडक्शन एट नॉर्मल रेट, मतलब कि पैन नंबर दिया हुआ है पार्टी का। तो ये यहाँ पे आपको मिल रहा है 30 लाख, उस पर 3,000 रुपये आपको डिडक्ट करना था, और वही 3,000 आपने डिडक्ट भी किया हुआ है। तो अभी क्या बैलेंस और कुछ डिडक्ट करना है, कोई डिडक्ट नहीं करना है। तो इस तरीके से जो है परफेक्ट रिपोर्ट मिलती है। अब अगर हम अपने बैलेंस शीट में जाएं और बैलेंस शीट को देखने की कोशिश करें कि ये क्या बता रहा है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में अगर आप जाते हो तो देखो ये लाइबिलिटी बना हुआ है 3,000 रुपया का। अब टीडीएस आपको डिडक्ट करना था, आप डिडक्ट कर लिए, क्या अब आप उस पैसे को रख लोगे, नहीं रख सकते, आपको टीडीएस गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो पेमेंट कैसे करोगे, ऑनलाइन कर सकते हो, चालान बना के आप बैंक के थ्रू पे कर सकते हो। तो अब ये पेमेंट की एंट्री कैसे करें, तो यहाँ पे आपको वाउचर में जाना है और पेमेंट वाउचर को सिलेक्ट कर लेना है। जब आप पेमेंट वाउचर को सिलेक्ट करते हो ना, तो यहाँ पे गजब का फीचर आपको मिलता है टैली के अंदर, जो कि है कंट्रोल एफ, ऑटो फिल का फंक्शन। ये ऑटो फिल से ना बहुत सारे काम इजीली होते हैं। और अब हम यहाँ पे उस पॉइंट को कवर करेंगे कि जो टैली परचेज की बिल को सेव कर रहा था और टीडीएस के लिए एक अलग से डेबिट का रेफरेंस बना रहा था, वो क्यों बना रहा था। ठीक है, उस चीज को अभी हम यहाँ पर देखेंगे। अभी हम यहाँ पर जाते हैं कंट्रोल एफ में, और यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ आपको एंटर एंटर प्रेस करते जाना है, बस चीजों को पढ़ पढ़ के, और कोई बटन प्रेस नहीं करना है। क्या हम ये स्टेट पेमेंट कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। क्या ये जीएसटी का है, नहीं, ये टीडीएस का, तो हम टीडीएस को सिलेक्ट करेंगे। ये कौन से पीरियड का है, 1 अप्रैल से 1 अप्रैल का है। आपको ये काम करना होता है मंथ के एंड पे, क्योंकि अभी हम 1 ही अप्रैल की एंट्री की है, तो मैं आपको 1 अप्रैल का बता रहा हूँ कौन से डेट तक का हम टीडीएस काट चुके हैं। देखो टीडीएस जब आप पेमेंट करते हो तो जरूरी है कि पहले टीडीएस डिडक्ट हो जाना चाहिए। अगर डिडक्ट हो गया तभी तो आप टीडीएस को पे करोगे ना। तो 1 तारीख तक का सब डिडक्ट हो चुका है। कौन सा सेक्शन का अभी आपको पेमेंट करना है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ सेक्शन मिलेगा, आप अपना सेक्शन सिलेक्ट करो, नेचर ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करो, कंपनी नॉन कंपनी जो है वो सिलेक्ट कर लो, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट वो सिलेक्ट कर लो। अब आपको पे किस पे करना है, कैश या बैंक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्योंकि एक नई कंपनी थी, बैंक अकाउंट था नहीं यहाँ पर, एक बैंक अकाउंट बना लेते हैं फटाफट से। देखो जैसे हम बैंक अकाउंट बनाए, अब आप मार्क करो यहाँ पर, यहाँ पर यहाँ पर आपको अभी एक रेफरेंस देखने को मिल रहा है ना। ये रेफरेंस कहाँ से आया 3,000 रुपए का, ये रेफरेंस आया है उस परचेज एंट्री से जहां पर टैली ने हमारे लिए एक रेफरेंस क्रिएट किया था डेबिट वाला। तो उस रेफरेंस के अगेंस्ट अभी हम यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो टैली आपके लिए करके दे रहा है ना, वो बहुत बेहतरीन फीचर है। और आप जरूर से 194 क्यू अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यूजिंग टैली आप इस साल से इनकॉर्पोरेट करो, और इसका खेल देखो कितने इजीली आपको रिपोर्ट्स मिलते हैं। टीडीएस हर बिजनेस के लिए, हर चार्टेड अकाउंटेंट्स के लिए, हर अकाउंटेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा, मतलब एक प्रेशर वाला इशू बना हुआ है, पता नहीं ये क्यों बना हुआ है। आप एक बार टेली प्राइम को समझने की, चीजें बहुत आसान लगेंगी। अभी देखो हम चलते हैं वापस से 26 क्यू के रिपोर्ट में। अब यहाँ पे क्या है, ये बोल रहा है 2 आइटम तो आपके इंक्लूड हो गए थे, एक आइटम जो है नॉट रेलिवेंट है, जो है पेमेंट वाला। और ये यहाँ इस रिपोर्ट के अंदर आप देखना, ये जो पहला वाला आपको पार्ट दिखेगा ना, ये पार्ट आपको मिलेगा टीडीएस कितना डिडक्ट होना चाहिए था, कितना डिडक्ट किया। इसके बाद यहाँ पे एक सेकंड पार्ट आता है जो आता है पेमेंट डिटेल से रिलेटेड, ये वाला। और उसके बाद एक नीचे में एक और पार्ट आता है जो आपसे बात करता है कि कितना बैलेंस पेएबल है, कितना पे कर चुके हो आप। अब यहाँ पे पहले पार्ट को छोड़ो, अब हम चालान पेमेंट कर देते, वो आता है सेकंड पार्ट में।
सेकेंड पार्ट में यहाँ पे आपको कुछ ट्रांजेक्शन जब आप पेमेंट करते हो तो पहले अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में दिख सकती है। अनसर्टेन ट्रांजेक्शन मतलब होता है कि कहीं पे कुछ चीज मिसिंग है, ठीक है। तो मिसिंग है तो उसे घबराना नहीं है, उसको आकर हमको रिजॉल्व करना है। जब आप अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आपको रीजन बताता है लेफ्ट साइड में। यहाँ पे रीजन क्या बता रहा है? बैंक डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल इन पेमेंट वाउचर। अब आप बोलोगे हम तो बैंक लेजर सिलेक्ट किए थे, वो डिटेल नहीं, यहाँ पर ये डिटेल मांग रहा है कि जो आप पेमेंट किए थे उसका बीएसआर कोड क्या है, उसका चालान का नंबर क्या है, चालान का डेट क्या है, ठीक है, बैंक का नाम क्या है। आप अपना बैंक का लेजर सिलेक्ट करो, अपना ब्रांच करो। जब आप ये सारी चीजों को एक लेजर में डाल देते हो ना, तो जो है आपका काम कंप्लीट। अब आप देखो यहाँ पे ये आपको बता रहा है एक एंट्री आपका इंक्लूड हो गया है, और ना कि सिर्फ वो, पेड अमाउंट में भी आपका 3000 आ गया। हम एक काम करते हैं, हम इस एंट्री को एक बार करते हैं। मैं डिलीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ चीजें समझा सकूं। जैसे ही मैं उस एंट्री को डिलीट किया ना, तो देखो अब ये यहाँ पर वो पेड अमाउंट की जगह वो नीचे यहाँ पर आ रहा है 3000 रुपया, और ये किस कॉलम में आ रहा है? बैलेंस पेएबल वाले कॉलम में आ रहा है, ठीक है। तो अभी ये बता रहा है बैलेंस पेएबल है। मैंने जो भी पेमेंट की एंट्री की वो था कि हम नेट बैंकिंग को यूज करके पे कर रहे हैं और हम एक इस तरीके से एंट्री डाल रहे हैं। आपको पता है टेलीप्राइम के अंदर एक और फीचर है, जब आप यहाँ पे जाते हो ना स्टेट पेमेंट में, और आप यहाँ पे 1414 और ये सब चीजों को डालते हो, तो यहाँ पर अगर मान लो अभी मैं 2000 रुपये का चालान बनाता हूँ, मैं आज पूरा 3000 पे नहीं करना चाहता, मैं 2000 पे करना चाहता हूँ। जैसे मैं वाउचर को सेव करता हूँ ना, और मैं इसको प्रिंट में जाता हूँ कंट्रोल पी बटन को प्रेस करके, तो यहाँ आप कन्फिगर में जाओ और यहाँ पर देखो एक ऑप्शन मिलेगा शो पेमेंट मोड ऑन द टॉप ऑफ वाउचर, और इसके बाद एक ऑप्शन है प्रिंट एस टीडीएस चालान। अगर आप इसको नो करते हो और आप एक इसकी प्रीव्यू देखो, तो ये देखो आपको टेलीप्राइम क्या दे रहा है। आपको सीधा का सीधा टीडीएस का चालान दे रहा है। अगर आपको ऑफलाइन बैंक से जाके पे करवाना है तो आपको पूरा प्री फिल्ड चालान मिल रहा है। शील्ड साइन लगाओ, अपना जो भी चेक डिटेल्स वगैरह है या जो भी बैंकिंग डिटेल्स है उसको वेरीफाई करो, और सीधे आप इसको पेमेंट कर लो। यहाँ पर एक लॉजिक मैं आपको और समझाना चाहूंगा। जब भी आप पेमेंट की तो आपके मन में आएगा ये हर बार अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में क्यों चला जाता है, क्या ये कोई बग है? ये कोई बग नहीं है। आपको टैली जो है ना कि सिर्फ रिपोर्ट बना के दे रहा है, आपको एफवीयू फाइल जनरेट करने के लिए जो टेक्स्ट फाइल चाहिए, टीडीएस की रिटर्न को अपलोड करते हैं जब हम ट्रेसेस में, तो जो हमको रॉ डेटा चाहिए आपको टैली से वो भी मिल जाता है। तो वो डेटा वो बनाने के लिए आपको चालान वाइज डिटेल चाहिए होंगी। तो चालान वाइज डिटेल क्योंकि एंट्री लेवल में नहीं जा रही है, उसको हमको अलग से रिकनसाइल करना होता है। इसलिए आपको यहाँ पे अनसर्टेन ट्रांजेक्शन वाली जगह पर आके अपने जो भी बीएसआर कोड है, जो भी चालान डिटेल है, वो सब चीजों को फिट करना है। और वो सब चीजों को फिट करते जैसे आप सेव करोगे, सेकंड, पेड बट नॉट लिंक्ड विद टीडीएस, ये बोल रहा है कि पेड बट नॉट लिंक्ड। पेमेंट वाउचर में एक बार देखते हैं कुछ। ऑटोफिल टाइम शायद मैंने कुछ गलती किया है, ऑटोफिल के टाइम कुछ गलत हुआ होगा, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है ये। जब आप चीजों को ऑटोफिल करते हो तो थोड़ा देख के करें। अगर आपके एंट्री में कहीं कुछ मिस्टेक होगा तो वो एक्सेप्शन रिपोर्ट में जा सकता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अभी देखो अब सब सही है, और अब यहाँ पे नीचे जो बैलेंस पेबल है वो 0 है, और पेड वाले कॉलम में आपका 3000 रुपये आ गया है। तो ये था एक बेसिक स्ट्रक्चर कि आपको कैसे अपना काम को करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने बाकी के सिनेरियोज में। अब बाकी के सिनेरियो को कवर करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग एंट्रीज डिलीट करते हैं, वापिस से चलते हैं और कुछ सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे वापस से कुछ सिनेरियो क्रिएट करेंगे, और हम यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट कर दिए। जो पुराना वाला जो लेजर है ना, नेचर ऑफ पेमेंट का जो सेक्शन है, उसके नाम को चेंज कर लेते हैं, अदरवाइज सेम नाम से हमको क्रिएट नहीं करने देगा। तो इसका क्या है,
194Q on पे on value exceeding 50 lakhs only, मतलब 50 लाख से ऊपर गया तो ये वाला सेक्शन यूज करना है। ठीक है, अब हम दूसरा बनाते हैं 194Q, इसको हम यहीं पे पहले रीनेम कर लेते हैं 194Q फॉर वैल्यू एक्स फ्रॉम फर्स्ट ट्रांजेक्शन, जो पहले ट्रांजेक्शन से ही हमको करना है। ठीक है, अब क्योंकि पहले ट्रांजेक्शन से करना है तो हमको इस थ्रेशोल्ड लिमिट तो मान ही नहीं रहे, तो आप जीरो रख। इसके बाद एक बना लो 194Q, यहाँ पे लिख लो 194Q ऑन क्रॉसिंग 50 lakhs अपने समझने के लिए आप कोई भी वर्ड लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ, मैंने क्या लिखा हूँ 194Q ऑन वाउचर्स, सॉरी ऑन ऑल वाउचर्स इफ क्रॉस्ड 50 लाख, मतलब 50 लाख पार हो गया तो हम पूरे जीरो से हर वाउचर के ऊपर जो है टीडीएस अप्लाई कर देंगे, जैसे कि 194C में कर देते हैं। लॉ ऐसा नहीं कहता है, आपको अपनी सेफ्टी में करना है तो आप कर सकते हो, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। अब क्योंकि वैसे प्रैक्टिकल सिनेरियोज होते हैं तो हम इस पार्ट को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। और अब यहाँ पर जो ये है ना, कैलकुलेट टैक्स ऑन वैल्यू एक्सीडिंग थ्रेशोल्ड लिमिट, मतलब जो डिफरेंस वाले अमाउंट का करना है उसको आप नो, तो नो कर और यहाँ से आगे निकलते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीन और दो और क्रेडिटर बना लेते हैं। क्रेडिटर ए, क्रेडिटर बी बना लेते हैं, अभी पहले मिस्टर ए हमने बनाया हुआ है। अंडर क्रेडिटर मेंटेन बिल बाय बिल यस, टीडीएस डिडक्टेबल यस, इसे भी हम एक बार के लिए इंडिविजुअल मान के चलते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं पहले हम क्या किए थे, 50 लाख क्रॉस करने पर जो होता है एक्सीडिंग वैल्यू पे, ये लास्ट वाला को हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे मिस्टर बी के लिए क्या कर रहे हैं, अगर 50 लाख पार हुआ तो स्टार्टिंग से सब पे टीडीएस लगा देना बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसे यस करके इसे एग्जम्पशन को नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं और इसे सेव करते हैं। अब चलते हैं क्रेडिट, है ना, कि क्रेडिटर्स के नाम पर, ताकि आपको मैं सही से समझा पाऊं। ऑल वाउचर्स ऑन, ये मैं आपको समझाने के लिए क्रेडिटर के नाम को इस तरीके से रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में पैन नंबर भी डालना है, पैन नंबर भी डाल देते हैं। इसके बाद हम बनाते हैं एक क्रेडिटर सी, टीडीएस फ्रॉम फर्स्ट इनवॉइस, पहले बिल से हमको पूरा टीडीएस लगाना है, वो वाला जो केस होता है। ठीक है, यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं टीडीएस फ्रॉम फॉर वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट ट्रांजेक्शन। Sir, 194Q triggered when payment or purchase is more than 50 lakhs, correct? Our purchase this year is below. Sir, we will see the query last. Otherwise, we will be getting late. I'm not ignoring your query. We will just cover it in the last. अभी हमने यहाँ पर तीन अलग अलग टाइप के क्रेडिटर बनाए हुए हैं। हम चलते हैं तीनों की एक एक परचेज की एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले मिस्टर ए, जिसपे कि ऑन वैल्यू एक्सीडिंग 50 lakhs ओनली। ये सब मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इसे रीनेम कर रहा हूँ। इसके बाद हम वही सेम आइटम ले लेते हैं।
अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, टीडीएस पेबल एक तो यहीं पे ले लेते हैं। ये देखो टोटल 80 लाख रुपीस का आपका परचेज हुआ था, 50 लाख का एग्जाम्पशन है, 30 लाख रुपए के ऊपर 3000 लग गया। अब बनाते हैं दूसरा इनवॉइस मिस्टर बी के नाम पे। इसमें क्या कंडीशन है, इफ वाउचर ऑल वाउचर इफ क्रॉस 50 लाख, तो ऑन ऑल वाउचर इफ क्रॉस 50 लाख वाला लगा लो। तो इसका हम क्या करते हैं, 100 क्वांटिटी लेते हैं, CGST, SGST, TDS पेबल। देखो TDS नहीं ले रहा है क्योंकि 50 लाख अभी क्रॉस नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही इस पार्टी के लिए, पार्टी नंबर बी, क्रेडिटर बी के लिए 50 लाख पार होगा ना, तो पहले बिल का भी TDS ले लेगा, दूसरे बिल का भी TDS ले लेगा। ठीक है। इसके बाद हम 3 नंबर वाउचर बनाते हैं, जहां पर बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, पहले ट्रांजेक्शन से हम TDS को अप्लाई कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर अगर मैं 100 क्वांटिटी और 10,000 का भी रेट लेता हूँ ना, कुछ भी लूँ, 10 लाख रुपए टोटल है, तो देखो इसके ऊपर भी 1,000 रुपया, मतलब पहला बिल कुछ भी कंडीशन हो जाए, पहला बिल से ही हमको लगा के चलना है। तो इस तरीके से आपको सेक्शन कॉन्फ़िगर कर लेना है और आपका जो काम है वो हो जाएगा। अभी यहाँ पर मैं आपको एक चीज और समझाने वाला हूँ। TDS का जो डिडक्शन एंट्री होता है वो 2 तरीके से हो सकता है। पहला तो ये कि आप जब परचेज की एंट्री कर रहे हो ना, आप उसी के अंदर TDS का जो है लेजर को सेम वाउचर, और आप उसको TDS को डिडक्ट कर लो। और दूसरा एक तरीका होता है कि आप एंट्री करने के बाद जर्नल वाउचर में जाओ और ऑटो फिल कर लो हर चीजों को। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये रहता है हमेशा, आप हमेशा ऑटो फिल में जाओ। ऑटो फिल आपको बताता हूँ। अभी क्या है कि हम पार्टी जो सी है ना, उसके लेजर में चलते हैं। लेजर में आपको यहाँ पर ये क्लोजिंग बैलेंस क्या दिख रहा है, 11,79,000। लेकिन अगर आप परचेज बिल के अंदर देखो तो ये कितना होना चाहिए था, 11,80,000। क्या ये सही है? जो एंट्री हुई है एकदम परफेक्ट है, तो रिपोर्ट दिख रही है एकदम परफेक्ट है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इसको अलग से करना चाहिए? मैं ऐसा करता हूँ, आपको करके दिखाता हूँ। यहां से मैं TDS पेबल को एक बार हटा दूँ। अभी अपने क्या करेंगे, हम गेटवे ऑफ टैरिफ से जाते हैं वाउचर पे, और F7। यहाँ पे क्या है कि एक ऑटो फिल का फंक्शन है, ये ऑटो फिल के फंक्शन को हम यूज करेंगे। जब आप ऑटो फिल पे जाते हो ना, तो ये देखो चीजें कुछ इस तरीके से काम करती हैं। सारा काम हो गया, एंटर एंटर करके आप इसको कंट्रोल कर लो, आप चीजों को सेव कर दो। अब अगर आप उस पार्टी के लेजर पे जाओगे, पार्टी नंबर सी, तो ये देखो आपको TDS का जो वाउचर है वो अलग से दिख रहा है, और जो परचेज का बिल था वो अलग से दिख रहा है। इससे बेनिफिट क्या है, जब आप पीरियोडिकली आपको अपने क्रेडिटर से लेजर मिलाना होता है, तो आपको कॉलमनर रिपोर्ट में जाके नहीं मिलाना होगा, आप इसी स्क्रीन से मिला सकते हैं। क्या अगर हम परचेज एंट्री के अंदर कर दें तो क्या हमारी एंट्री गलत हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, एंट्री एकदम परफेक्ट है। जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिकंसिलिएशन ऑफ लेजर, it is recommended to pass a separate journal entry using the autofill function. Okay? अब हम चलते हैं 26Q के रिपोर्ट में। अब यहां पर देखो टोटल हमने 3 वाउचर एंट्री किए थे परचेज के, और एक किया था पेमेंट का। यहाँ नॉट पेमेंट, एक किया था डिडक्शन का जर्नल वाउचर में। तो यहाँ पे ये सब चीजें कवर्ड है। जो डिडक्ट किया था हमने वो किस पे किया था, इन 2 वाउचर्स पे। पार्टी नंबर ए के लिए हमने क्या किया था, यहीं पर विद इन वाउचर हमने एंट्री किया हुआ है 3,000 रुपीज का। पार्टी नंबर सी के लिए हमने क्या किया था, अलग से एक जर्नल एंट्री पास किया था। करेक्ट? तो देखो रिपोर्ट में आपको सब चीज परफेक्ट मिल रहा है। और रिपोर्ट में सबसे पहले देखो आपको यहाँ पे पार्टी वाइज मिलता है। अगर आपको कैटेगरी वाइज चाहिए तो आप यहाँ पे, आपको राइट साइड में एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर कैटेगरी वाइज, आप उसको क्लिक कर लो। तो ये देखो पहले आपको सेक्शन दिखा दिया, अब इसके अंदर आप जाओगे तो आपको फिर पार्टी वाइज बता देगा। ठीक है, बेटर आप हमेशा इसको पहले पार्टी वाइज जो डिफॉल्ट पे है उसी में देखो। यहाँ पर क्या और कुछ डिडक्ट करना है, नहीं करना है। एग्जम्पशन का लिमिट अगर हम चेक करें, पार्टी नंबर ए के लिए यहाँ पे 80 लाख में से 50 लाख एग्जम्प्ट हो रहा है, क्योंकि एक्सीडिंग वाले वैल्यू पे हमको लगाना है TDS। और यहाँ पर
सेकंड वाले पार्टी को हम बोल रहे थे कि 50 लाख से ऊपर होती पहले बिल से सब पे लगा देना, ठीक है। इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। अब हम चलते हैं और सिर्फ पार्टी बी, उसके लिए एक परचेज की एंट्री करते हैं और सेक्शन सिलेक्ट कर रहे हैं ऑन ऑल वाउचर इफ क्रॉस्ड या इफ एक्सीडिंग 50 लाख। और यहां पर हम अभी क्या करेंगे, 100 क्वांटिटी और इसका वैल्यू ले लेते हैं 20,000, ताकि पहले जो था 40,000, सॉरी 40 लाख, और अभी था 20 लाख, 60 लाख हो गया। तो अभी आइडियली क्या करेगा टैली, करना यही चाहिए कि जो टीडीएस एप्लीकेबल होगा वो पूरे के पूरे वाउचर, पहला वाउचर मतलब प्रीवियस जितने वाउचर है प्लस ये करंट वाउचर, सब पे टीडीएस लग जाना चाहिए। अभी देखो जब आप रेफरेंस पे आके एंटर प्रेस करोगे ना, तो ये क्या पूछ रहा है आपको, ये पॉपअप दे रहा है। ये आपको तब मिलता है देखने को कि यहाँ पे बोल रहा है कि इस वाउचर की वजह से पार्टी नंबर बी, क्रेडिटर बी का 50 लाख पार हो रहा है। क्या आप पिछले सभी बिल का टीडीएस काटना चाहोगे? अगर आप यस कर देते हो ना, तो आपको यहीं पे डिडक्शन के लिए पूछ लेगा। आप यहाँ पे डिडक्ट मत करो, आप यस करके एस्केप मार के एक बार निकल जाओ वाउचर को सेव करके। फिर आप जाओ F7 वाले ऑप्शन जर्नल वाउचर में। अभिषेक जैन जी एक बार देखिएगा, यहाँ पे मैं अभी जर्नल एंट्री वाले ऑटो फिल के फंक्शन को कवर कर रहा हूँ। यहाँ पे जर्नल वाउचर में आपको ऑटो फिल का फंक्शन दिखता है। आप कंट्रोल F प्रेस करो और उसके बाद आप सिर्फ चीजों को देखते जाओ और एंटर प्रेस करते जाओ। अब ये देखो पार्टी नंबर बी का टोटल पहले था 40 लाख, अब था 20 लाख, टोटल 60 लाख। 60 लाख के ऊपर 0.1% होता है 6,000। और ये जर्नल वाउचर में ऑटो फिल फंक्शन को यूज करके हम पूरे 6,000 का जो है, ये देखो रेफरेंस के साथ हम काम को कंप्लीट कर रहे हैं। कि आपको अपना टीडीएस का एंट्री हर सिनेरियो में आपको कैसे कवर करवा देगा टैली। कुछ भी होगा अभी ठीक करके देता हूँ, टैली आपका फ्रेंड है। अब यहाँ पे देखो पार्टी नंबर बी, अब आप यहाँ पे नॉर्मल रेट के अंदर जाओ, पार्टी नंबर बी देखो, तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम थोड़ा सा फटाफट से क्या करते हैं कि एक एक्सेप्शन रिपोर्ट पे काम कर लेते हैं। मैं यहाँ से पैन नंबर हटा देता हूँ, ठीक है, पार्टी का पैन नंबर अब हम हटा दिए। तो ये देखो यहाँ पे 3 वाउचर जो है मेरे एक्सेप्शन में चले गए। आप बहुत बार क्या होगा, जब आप नया नया कुछ काम कर रहे होते हो तो जाहिर सी बात है आपसे थोड़ी सी गलती हो सकती है, कुछ ना कुछ चीज होता है जो हमसे स्किप होता है। तो वैसे केस में कभी घबराना नहीं है, हमेशा आके देखना है पहले अनसर्टेन ट्रांजेक्शन। और जैसे मैंने बताया कि कोई भी रिपोर्ट में आते हो पहले देख लो पीरियड, पीरियड चेक करने के बाद पहला देखो कि अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में कुछ है क्या। अगर कुछ है तो वो क्या है, उस चीज को आइडेंटिफाई करो। आपको यहाँ पर बहुत क्लियरली लिख के मिलेगा जो भी रीजन है, आप उस रीजन में जाओ और जो भी उस पार्टी का पैन नंबर वगैरह है उन सब चीजों को फिलअप कर दो। कब से एप्लीकेशन को पैन नंबर वो आप बताओ। अब पैन नंबर एप्लीकेबल क्यों था, ये क्यों पूछ रहा है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। क्योंकि पीछे के वाउचर्स में अगर पार्टी का पैन नंबर नहीं था तो हायर रेट में जाएगा, करंट वाउचर में अगर है या अभी करंट वाउचर के अंदर आपको पैन नंबर मिल रहा है तो वो नॉर्मल रेट में जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपकी चीजें यहाँ पर कवर होंगी। एक कर लेते हैं पेमेंट की एंट्री और उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स पर, आगे के टॉपिक्स देखते हैं। ठीक है, पेमेंट अपना कंप्लीट और यहाँ पर सब कंप्लीट हो गया। पवन कुमार जी, प्लीज रिपीट एट अ ग्लैंस फ्रॉम द बिगिनिंग सर। सर प्लीज डोंट आस्क टू रिपीट मी फ्रॉम द बिगिनिंग। इफ यू आर हैविंग अ पर्टिकुलर डाउट यू प्लीज टेल मी, आई विल रिपीट दैट पार्ट। ओके, अब ये तो बात हुआ सीधे सीधे लाइन में चलने की, मतलब कि परचेज हो रहा है पेमेंट कर रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले पेमेंट करते हैं एडवांस में उसके बाद परचेज करते हैं। Just a query, in case one, we have calculated TDS payable after deducting 50 lakhs threshold. In case two, we have taken 50 lakhs also. There is a difference in TDS payable amount. How this case one and case two are justified? Sir, देवेश ठाकुर जी, जस्टिफिकेशन आप जो पूछ रहे हैं इसका ऐसा है कि गवर्नमेंट का कहना यह है टीडीएस के सेक्शन में कि अगर 50 lakhs को एक्सीड करता है ना, तो जो एक्सीड वाला पार्ट है उस पार्ट पे तो आपको कम से कम देना ही पड़ेगा, वो मैंडेटरी है। और जो केस नंबर 2 था जहां पे हम जीरो वाउचर से लेके चल रहे हैं, जहां पे हम बिल्कुल रिस्क ही नहीं लेना चाहते,
हम चाहते ही नहीं है कि कोई डिपार्टमेंटल नोटिस आए, कोई क्लैरिफिकेशन आए या हमको हिसाब किताब देखना पड़े। तो उसके लिए हम बहुत लोग क्या करते हैं, पहले इनवॉइस से थ्रेशोल्ड लिमिट को सेक्शन नेचर ऑफ पेमेंट बनाते टाइम 0 कर देते हैं और पहले इनवॉइस से टोटल जो भी आपका वैल्यू बनता है टैक्सेबल वैल्यू सभी के ऊपर वो पास कर देते हैं टीडीएस की पेबल एंट्री। ओके, मूविंग अहेड। तो मैं ये बता रहा था कि कुछ जगह पे क्या हो सकता है कि आप पहले एडवांस पेमेंट करो, फिर आपका जो सप्लायर है वो आपको सामान भेजेगा, राइट। तो उसके लिए मैं पहले से कंपनी बना रखा हूँ, ज्यादा इसमें टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं जस्ट एक बार आपको ओवरलुक करा दूं कि एक पार्टी का लेजर बना हुआ है जिसके अंदर हम यहाँ पर 0 थ्रेशोल्ड लिमिट को देके एक लेजर क्रिएट कर रहे हैं, एक सेक्शन क्रिएट कर रखे हैं, ठीक है। नेचर ऑफ पेमेंट जो है 0 थ्रेशोल्ड लिमिट पर है और बाकी सब चीज किया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद जो यहाँ पर परचेज की एंट्री है, इसमें परचेज के लेजर के अंदर हमने इसको एप्लीकेबल और एनी रखा हुआ है क्योंकि परचेज का जो लेजर है वो हमारा कॉमन लेजर है। जीएसटी के अंदर मैंने टीडीएस को यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल है क्योंकि मुझे जीएसटी के ऊपर टीडीएस नहीं काटना है। अगर आपको काटना है आप एप्लीकेबल कर लो, मना ही नहीं है उसमें, ठीक है। इसके बाद बस इसके बाद टीडीएस पेबल का एक लेजर मैंने यहाँ पे एनी देते हुए मतलब एक कॉमन लेजर बनाया हुआ है। पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज एक मेरा गेटवे ऑफ टैली यहाँ पर आपको क्या बता रहा है, नो वाउचर सेंटर्ड, एकदम फ्रेश न्यू कंपनी, नो वाउचर सेंटर्ड। यहाँ पर आके एक पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं हम, कैश या बैंक किसी भी मोड पे अपने सप्लायर गौतम को एडवांस पेमेंट कर रहे हैं। सप्लायर का नाम है गौतम, हम उसको एडवांस पेमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर टाइप ऑफ रेफरेंस को हम सिलेक्ट कर रहे हैं एडवांस। मान लो हम 1 लाख रुपए एडवांस पेमेंट करना चाहते हैं। यहां पर जब भी आप कभी एडवांस पेमेंट करते हो ना तो आपको बहुत स्लो चलना है और 2 चीजों का ध्यान रखना है। यू हैव टू कीप 2 थिंग्स इन योर माइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज एन ऑप्शन स्टेट एडजस्टमेंट, यू हैव टू सिलेक्ट दैट ऑप्शन फर्स्ट। तो यू हैव टू क्लिक अल्ट जे, आपको अल्ट जे पे जाके स्टेट एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहां पर ये क्या पूछ रहा है, इट इज आस्किंग जीएसटी नेचर ऑफ पेमेंट। हम जो भी एडवांस पेमेंट कर रहे हैं वो टीडीएस के लिए है, तो आप इसको यहाँ पे कर दो नॉट एप्लीकेबल। जैसे ही आप नॉट एप्लीकेबल करोगे तो वो आ जाएगा टीडीएस के लिए। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लो एडवांस पेमेंट फॉर टीडीएस एक्सपेंसेस। जब आप एडवांस पेमेंट फॉर टीडीएस एक्सपेंसेस करते हो ना तो यहाँ पे देखो ऊपर में क्या आ रहा है, पूरा प्रॉपर आपको हेड बना के दे दिया है कि ये जो वाउचर है ये एडवांस पेमेंट हुआ है और इसमें टीडीएस का जो है लायबिलिटी अपना बन रहा है। इसके बाद आप जब यहाँ पे आके ये वाउचर टोटल में आके आप एंटर करते हो तो यहाँ पर जो आपको जरूर ये पूछेगा टीडीएस का नेचर क्या है, मतलब एक्सपेंस का नेचर क्या है। देखो आपके बिजनेस में मल्टीपल टीडीएस के नेचर ऑफ पेमेंट होंगे। अब ये वाला जो आप पेमेंट कर रहे हो गौतम को, वो किस एक्सपेंसेस के लिए, कौन से वाले टाइप के एक्सपेंस के लिए आप कर रहे हो, वो आपको जरूर बताना है। क्योंकि 194 क्यू में लग रहा है 0.1%, अगर ये होता 194 चे तो लग जाता 10%, 194 सी होता तो 1% या 2% एज द केस में बी। तो यहाँ पे आपको अपने एक्सपेंस का नेचर ऑफ पेमेंट जो है जरूर बता के चलना है। तो आपको यहाँ पे क्या चीज समझनी है, जब भी आप पेमेंट करते हो एडवांस में आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, जो अल्ट जे स्टेट एडजस्टमेंट वाला जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा उसको यूज करना है। उसको यूज करने से आपके यहाँ पे एडवांस पेमेंट फॉर टीडीएस एक्सपेंस दिखना चाहिए। और दूसरा, जब आप यहाँ पे टोटल के बाद जाते हो तो टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट जरूर से सिलेक्ट करना है। अगर आप तभी जाके आपका जो है रिपोर्ट सही बनेगा। अगर विश्वास नहीं है तो चलो देखो 26Q, यहाँ पे नॉर्मल रेट एक ही आई है और यहाँ पे देखो अब ये हेड क्या बता रहा है, एडवांस पेमेंट टू पार्टी विदाउट डिडक्शन। विदाउट डिडक्शन क्यों, क्योंकि पेमेंट वाउचर के अंदर मैंने कोई डिडक्शन की एंट्री नहीं की है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा करता कि अमाउंट देने के बाद टीडीएस पेबल लिख लूं और यहाँ पे सेक्शन सिलेक्ट कर लूं तो देखो यहीं पर ये 100 रुपए बना देता है। लेकिन मेरे प्रैक्टिस का तरीका कुछ ऐसा है, या मैं ऐसा प्रिफर करता हूं कि मैं हमेशा जो पेबल की जो एंट्री है ना उसको ऑटोफिल फंक्शन को यूज करूं ताकि सब रेफरेंस वगैरह काम अपने आप हो जाए, मुझे उसमें कहीं कोई गलती का गुंजाइश ना रहे, ठीक है। देयर शुड बी नेवर एनी मिस्टेक। नाउ इफ यू गो टू दिस रिपोर्ट,
यहाँ पर हमको बता रहा है कि पेमेंट वाउचर, यू कैन सी वाउचर टाइप पेमेंट, पेमेंट से 100 रुपीज का आपका डिडक्टेबल वैल्यू बन रहा है, राइट। यहाँ पर सब सही है। अब हम चलते हैं इस एडवांस के अगेंस्ट एक परचेज की एंट्री करते हैं। आई एम नॉट रिपीटिंग ऑल दिस थिंग्स नाउ, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अभी हम यहाँ पर 1000 रुपए का सामान परचेज किए, एडवांस पे किए थे, उसका हम जो है, अब जैसे ही आप यहाँ पे टीडीएस पेबल लेके एंटर करोगे ना, तो देखो ये आपको यहाँ पर क्या पूछ रहा है। जैसे ही आप वहाँ पे टीडीएस पेबल के लेजर को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर आपको पूछेगा क्या इस वाले एंट्री को, ये जो एंट्री आप अभी कर रहे हैं, क्या इसको किसी एडवांस के साथ एडजस्ट करना है। अगर करना है तो आप इसको यस करो। जैसे ही आप यस करोगे ना, तो ये वाला जो पार्ट है इसको बहुत ध्यान से भरना है आप, यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ाना मत, ठीक है। यहाँ पर आना और आपको सिलेक्ट करना है अगेंस्ट रेफरेंस, कि कौन से रेफरेंस में, इन विच रेफरेंस यू वांट टू एडजस्ट द advance entry. Okay, advance, there can be multiple advances, so for which advance you want to adjust this particular entry, here you have to select that, and after that you have to give the accessible value here, and then is there any other new references or anything? No. Against reference and new reference. Now you can see total entries included in return. Two entry, one is the booking voucher, that is a purchase voucher. Another one is the payment voucher, where advance payment was done and TDS liability was generated or created. Here when you go to this report, it won't show you the second entry. ये आपको दूसरी एंट्री नहीं दिखाएगा परचेज की, मतलब कि लाइबिलिटी दो बार क्रिएट नहीं करवा रहा है, लाइबिलिटी एक ही बार बनी, ठीक है। तो इस तरीके से एडवांस के एडजस्टमेंट्स आपको करने हैं। और जब आप यहाँ पर ऑटोफिल फंक्शन यूज करना चाहें जर्नल वाउचर के अंदर, तो ये देखो ऑटोफिल में वही 100 रुपए का आपका डिटेल बन गया, कंट्रोल ए से सेव कर लो। पेमेंट वाउचर में जाओ, कैश या बैंक जो भी है आपका, आप उसे सिलेक्ट, बिना सिलेक्ट किए भी सीधा ऑटोफिल में जा सकते हो आप। और आप में जब आप को जाना ना, आपको एक बार यहाँ पे अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में आएगा, चालान को रिकंसाइल कर लेना है जल्दी से। चालान का जो भी आपका बीएसआर कोड वगैरह है, चालान नंबर है, चालान का डेट है, वो सब चीज आपको डालना है। बैंक का नाम, ब्रांच, और ये देखो 100 रुपया आपका डिडक्टेबल था, 100 रुपया आपने डिडक्ट कर लिया, बैलेंस डिडक्टेबल इज 0। एक चालान आपका इंक्लूड हो गया है रिटर्न में, और आपका जो पेबल है, पेबल इज 0 हियर, आपका पेबल 0 है, टोटल जो पेड अमाउंट है वो है 100 रुपीज। तो इसके साथ आपका सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया है, और अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बाकी है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको और समझाना चाहूंगा, उसके लिए वापस हम चलते हैं प्रीवियस एंट्री में। इसके बाद लास्ट क्लॉज 34 को कवर करेंगे 2-3 मिनट के अंदर फटाफट से, और जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो कुछ ऐसा है। आपके मल्टीपल पार्टी थे, आप समझिएगा, आपके मल्टीपल क्रेडिटर हैं, आपके नेचर ऑफ पेमेंट मतलब सेक्शंस बहुत सारे हैं। आप चाहते हैं बल्क में सेक्शन को अपडेट करना किसी पार्टी के अंदर, प्रीवियस सेक्शन को हटा के नए वाले को इंसर्ट करना। तो वो कैसे किया जाए? आपको सिंपली आ जाना है अपने 26Q के फॉर्म पे, फॉर्म 26Q का जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट पे आना है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सेप्शन रिपोर्ट। आपको कंट्रोल जे प्रेस करना है एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाने के लिए, और यहाँ पर आपको ये पूछा जाएगा एक ऑप्शन, अपडेट टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट। क्या आपको अपडेट करना है? आप एंटर प्रेस कर लो। कौन से ग्रुप के लिए करना है, जो ग्रुप है आप सिलेक्ट कर लो। ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद नेम ऑफ लेजर सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पर देखो ये इस तरीके से आपको बता रहा है। अब जब भी आप ये सब काम करते हो ना, यहाँ से कुछ अपडेट कर रहे हो या कहीं से भी अपडेट कर रहे हो, मेक श्योर कि आपका जो प्रीवियस एंट्री किया हुआ है ना, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है आपको पता चले।
ऐसा ना हो कि अंधाधुंध कुछ भी कर रहे हैं और बाद में रिपोर्ट गलत आ रहा है और फिर बोल रहे हैं कि पता नहीं ये क्या हो गया। गलती अपने से ही हो सकती है, राइट। कंप्यूटर एक एल्गोरिदम में चलता है, उसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपको पार्टी को चेंज करना है आप सिलेक्ट करो और नेचर ऑफ पेमेंट पे आप क्लिक करो और आपको उसको जो भी चेंज करना है आप एंटर प्रेस कर दो। और ये बोल रहा है ऐसे करने पे जो है ना आपका जो टीडीएस की ट्रांजेक्शन है, जो उसका रिपोर्ट है, उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या आप अपडेट करना चाहते हो? इट इज आस्किंग, इट इज गिविंग अ वार्निंग इफ यू आर गोइंग टू अपडेट द नेचर ऑफ पेमेंट हियर, so it will affect your form 26q report. Do you want to update? Just press yes if you want to. Now you can see in this nature of payment there are two different parties. Okay, these are the name of party, creator B, creator C, all these things. Now if you go to report, you can see now there is a balance deductible as minus. That means you have deducted more. Okay, so this way we have covered the complete scenario of 194q. I hope you are able to understand. Now we will move to the next and last part of this session, that is the clause 34. In clause 34, what we want? We want these things only. How much amount was deductible, how much deducted, what is the balance deductible and what is the payable, what date we have paid, how much we have paid, what is the interest liability, all these things only, right? हमको सिर्फ यही सब जानना होता है क्लॉज 34 के अंदर। अब हम यहाँ पे एक एग्जिस्टिंग डेटा को उठाते हैं। आप जितने भी अभी वेबिनार के अटेंडीज हैं मैक्सिमम प्रैक्टिशनर्स हैं। प्रैक्टिशनर्स को टीडीएस की एंट्री कम करनी होती है, वेरीफाई ज्यादा करनी होती है। लास्ट डेट में डेटा आता है, लास्ट डेट में हमको चाहिए कि हमको सब चीज सही से मिल जाए, तो वो कैसे होगा? इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप डेटा एक्सपेंस वाइज एक्सपोर्ट कर लो और एक्सेल के अंदर पिवट टेबल वगैरह बना के 10 तो डिजाइन ग्राफ वगैरह बना के आप काम कर लो, अगर आपको कंफर्टेबल हो तो। और जो दूसरा तरीका है वो ये है जो अभी हम यूज करेंगे। यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है ना, पहला कंपनी डेमो डेटा फॉर वेबिनार वाला, ये एक एग्जिस्टिंग डेटा है 23-24 फाइनेंशियल ईयर का। ठीक है, इस डेटा के अंदर टीडीएस का कुछ भी नहीं किया हुआ है, हम देखेंगे कैसे करना होता है। यश जी, आपका जो क्वेश्चन है ना वो अभी मैं कवर कर रहा हूँ कि एग्जिस्टिंग कंपनी में टीडीएस का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना होता है। नाउ वी आर गोइंग टू कवर दैट पार्ट। ओके, so we will just open the company. Make sure TDS is enabled. In company level you have to configure your TDS. Then make sure your nature of payment is created. Make sure in your expense ledger you have configured TDS. It can be any, as it is only one section, so I have kept it as payment of a certain sum of purchase like this only. Make sure in GST and everywhere, in all the parts that we have already covered, जितने भी पार्ट हम ऑलरेडी कवर किए हैं सभी पार्ट्स को आप यहाँ पे बस चेक कर लो, लेजर लेवल, सेक्शन लेवल, सब चीज सही है कि नहीं, बस आप उतना चेक कर लो। इसके चलते अपने प्रॉफिट एंड लॉस में, यहाँ पे हम चलते हैं परचेज अकाउंट के अंदर। यहाँ पे देखो मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सा पार्टी रिपीट हो रहा है? पार्टी नंबर 2, एक क्रेडिटर है पार्टी 2, वो रिपीट हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसमें कौन सा सेक्शन अप्लाई हो रहा है बता दिए, सेव कर दिए। सिंपल वर्ड्स में अभी तक जो किए थे उतना काम हम कर लिए, खाली हम टीडीएस की एंट्री अभी इस न्यू कंपनी में नहीं कर रहे हैं। जब आप उतना काम कर लेते हो और आप जाते हो 26Q रिपोर्ट में, तो क्या होता है? अभी हम यहाँ पर कोई भी देखो डिडक्ट की एंट्री है ही नहीं, हमने कोई डिडक्ट किया ही नहीं है। हम पूरे ईयर का डेटा को ओपन कर लेते हैं, हम देखते हैं क्या होता है। अगर डेटा ज्यादा बड़ा है तो कुछ सेकंड्स लग सकता है ओपन होने में, आपको वेट करना होगा। यहाँ पर देखो अनसर्टेन ट्रांजेक्शन सबसे पहले चेक करना होता है पीरियड चेक करने के बाद। यहाँ पे ये बता रहा है कुछ पार्टी के लिए पैन नंबर अपडेटेड नहीं है, तो आप अपडेट कर लो। कुछ एक्सपेंसेस के लिए टीडीएस कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, तो आप यहीं पे एक्सपेंस के ऊपर कर्सर लाकर कंट्रोल एंटर बटन को आप प्रेस करते हो, तो आप यहीं से अल्टरेशन वाली स्क्रीन पे पहुंचते हो।
और यहाँ पे आप बता दो कि ये अनडिफाइंड है, एप्लीकेबल होगा, नॉट एप्लीकेबल होगा, क्या होगा। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी लेजर के अंदर जब आप अल्टरेशन में जाते हो, अल्टर अदर स्टैट्यूटरी डिटेल को यस करना है, टीडीएस एप्लीकेबल अगर है तो यस, अगर आप एप्लीकेबल करोगे तो सेक्शन पूछेगा, और अगर मान लो नॉट एप्लीकेबल करोगे तो कुछ नहीं पूछेगा, आप कंट्रोल ए करके बाहर आ जाओ। इसके बाद जब हम यहाँ से एस्केप करते हैं तो ये जो अभी सर्कल करके घूम रहा है ना कर्सर, वो ऐसा इसलिए क्योंकि पूरी की पूरी रिपोर्ट को ये रिफ्रेश कर रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर वेट करना है, बार बार कोई बटन को प्रेस नहीं करना है। अब यहाँ पर देखो, अगर हम जाएंगे इसके अंदर, पार्टी नंबर 2 से जो टोटल एसेसिबल वैल्यू बन रहा है वो है इतना, उसके ऊपर टीडीएस बन रहा है इतना। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस आने का रीजन ये है कि ये जो एग्जिस्टिंग डेटा है ये बिल वाइज मेंटेन किया हुआ ही नहीं है। कुछ जगह पे ऑन अकाउंट है, कुछ जगह पे न्यू रेफरेंस है, कुछ जगह पे एडवांस है, पता नहीं क्या क्या किया हुआ है। तो उस वजह से ये क्या कर रहा है कि जो डिडक्टेबल वैल्यू आ रहा है ना, वो थोड़ा सा अलग आ रहा है। लेकिन टैक्स कितना बनता है वो जानना बहुत आसान है अगर आपको उसका एसेसेबल वैल्यू पता हो। एसेसेबल वैल्यू ये देखो यहाँ पे मिल गया, राइट। तो ये था बैक डेट के डेटा पे, मतलब कोई क्लाइंट का डेटा पे हम कैसे टीडीएस को एनेबल कर सकते हैं, कैसे काम को कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग चार्जेस है, यहाँ पर इस चार्जेस के अंदर हम यहाँ पर टीडीएस को एप्लीकेबल करते हैं और एक नया सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं 194J, प्रोफेशनल फीस वाला, फीस टू प्रोफेशनल 10%। और यहाँ पर एक बार के लिए लिमिट को, ठीक है, आपको लिमिट डालना है आप डाल सकते हो। एक्सपेंस का हो गया। अब हम चलते हैं कि ये एक्सपेंस कौन से वाले क्रेडिटर से रिलेटेड है, तो उस क्रेडिटर के लेजर में भी आपको अपडेट करना पड़ेगा ना। तो आप यहाँ पे ये कंपनी है क्या है जो भी है आपको पता चल जाएगा, इसके पैन नंबर को देखते हुए आप वो डाल दो। यहाँ पे इस पार्टी में कौन सा वाला नेचर ऑफ पेमेंट है वो डाल दो, एग्जम्पशन लिमिट है या नहीं है वो बता दो, और लास्ट में जो पैन नंबर है वो अपडेट कर दो। अगर आपको लगेगा भाई पैन नंबर एक एक करके कौन अपडेट करेगा, तो बेस्ट वे क्या है, टेली प्राइम 5.1 में आप जाओ सीधा ये फेच डिटेल्स यूजिंग जीएसटीआईएन पे क्लिक कर लो, अल्ट एल, और आपका जीएसटी नंबर जो इस लेजर का ऑटोमेटिक आएगा, आप एंटर प्रेस कर दो। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हो तो ये देखो यहाँ पे आपको दो कंपैरिजन मिल रहा है, एज पर पोर्टल और एज पर बुक्स। आपके पोर्टल में एड्रेस, पैन कार्ड जो भी है सब कुछ बता रहा है क्या है, आपके बुक्स में क्या है वो बता रहा है। अब राइट साइड में आपको एक बटन मिलेगा, वो बटन क्या है, अल्ट डब्ल्यू, अपडेट एज पर पोर्टल, आप उस पर क्लिक करो और फिर कंट्रोल ए प्रेस कर दो। देखो जैसे ही आप कंट्रोल ए प्रेस करो ना, टीडीएस को छोड़ के बाकी का जो एड्रेस वगैरह है, जो कुछ है, पैन नंबर, सब कुछ ऑटो फिल हो गया। इस तरीके से आप यहाँ पे टेलीप्राइम में बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम क्या किए, एक नए एक्सपेंस के लिए हम टीडीएस को एनेबल कर लिए लाइव एग्जांपल देखने के लिए, और क्रेडिटर में भी हम एनेबल। अब हम चलते हैं 26 क्यू में। 26 क्यू के अंदर जब हम जाते हैं, पहले लेंगे ऑल पीरियड, क्योंकि हम बैकडेट का चीज देख रहे हैं, तो एक बार ऑल पीरियड लेके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स के अंदर अब हम एक नया टाइप का एरर देख रहे हैं। एरर नहीं है, हमारा मिस्टेक है, क्योंकि एंट्री करते टाइम हम ना तो नेचर ऑफ पेमेंट बताए हैं। आप जब देखो ये क्लाइंट एंट्री किया होगा, तो क्लाइंट क्या यहाँ पे बताया होगा, क्लाइंट को जब ये पूछा जा रहा था क्या क्लाइंट ये बता रहा था, क्लाइंट तो कुछ नहीं बताया क्योंकि टीडीएस ही एनेबल नहीं था, वो तो हमने इसको एनेबल किया। क्या हो रहा है, टैली हमको इंडिकेट कर रहा है। इंडिकेट क्या कर रहा है, आप ध्यान से पढ़ो, नो लिंक इज अवेलेबल इन बुक, सॉरी, नो लिंक इज अवेलेबल इन बुकिंग एंड बुकिंग विथ डिडक्शन वाउचर। ना तो बुकिंग में कोई मतलब बुकिंग वाली एंट्री में कोई लिंक बन रहा है टीडीएस का, ना ही डिडक्शन वाउचर दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप एंटर प्रेस करो, शिफ्ट और डाउन बटन के साथ आप सब एंट्री को सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पर एक बटन आपको दिखेगा लिंक ऑल, आप उसको क्लिक कर लो। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, देखो सारी की सारी एंट्री के अंदर लिंकेज बन गई है। ठीक है, टैली आपके लिए कितना सिमलेस कर रहा है काम।
आप समझो उस चीज को। सारा का सारा फीचर जो आप एक्सेल में मेंटेन करते हो टीडीएस का, उससे लाख गुना बेटर फीचर आपको डिफॉल्ट में मिलता है, जो कि आप देख ही नहीं रहे हो। अब देखो यहाँ पे पार्टी वाइज 60,000 का आपका एसेसिबल वैल्यू है, 6,000 10% उसका टीडीएस डिडक्टेबल वैल्यू बन रहा है, और बैलेंस डिडक्टेबल भी उतना ही है। बैलेंस डिडक्टेबल क्यों? हम जाएंगे 31 मार्च को, 31 मार्च को यूजिंग जर्नल वाउचर व्हाट वी विल डू, हम एक कंट्रोल एफ टीडीएस पार्टी सेक्शन टीडीएस पेएबल लेजर, सारे के सारे वाउचर्स, जितने वाउचर्स है सबका देखो रेफरेंस बन गया है। सिर्फ कंट्रोल ए प्रेस कर दो, पेमेंट वाउचर में जाओ, जिस डेट पे आप पेमेंट कर रहे हो F2 से वो डेट को सिलेक्ट करो। नॉर्मली जो टीडीएस पेमेंट का डेट होता है वो जिस मंथ का टीडीएस आपने डिडक्ट किया है उस मंथ के नेक्स्ट मंथ, मतलब मार्च के लिए होगा अप्रैल, अप्रैल के लिए होगा मई, दिसंबर के लिए होगा जनवरी। अगर आपने दिसंबर के मंथ में टीडीएस को डिडक्ट किया है तो जनवरी महीने के 7 तारीख के अंदर आपको उस टीडीएस का पेमेंट करना होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं, इंटरेस्ट लग जाएगा, आपका फालतू का नुकसान होगा। ठीक है। और अगर ज्यादा डिले करेंगे, ज्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे, बिजनेस लॉस में जा रहा है, कंप्लायंस फॉलो नहीं कर रहे, नोटिस के चक्कर पड़ेंगे, बहुत कुछ हो सकता है। ऑलवेज रिकमेंडेड कि कंप्लायंस को टाइम पे फुलफिल करो, टाइम पे अपने सारी जो भी रिटर्न्स हैं, जो भी काम है उसको कंप्लीट करो। और यहाँ पर अब हम आते हैं वापस पेमेंट वाले पार्ट पे। ऑटोफिल के फंक्शन को यूज करेंगे 1/4 से 31 मार्च, सभी पीरियड के लिए कर रहे हैं। 194 जे सेक्शन, सेक्शन वाइज पेमेंट होता है, ठीक है। ये देखो पेमेंट का भी बन गया। अब हम चलते हैं 26 क्यू की रिपोर्ट में। Jagesh S, sir, you are asking how to resolve overridden transactions in report. Sir, overridden transactions means you have to check if you are overriding any transactions. So it will still it will considered in your deduction as normal rate or whatever the case may be. If you are getting any report, wait, inside included in return, here overridden by user. Here you can get 1 number, 2 number, 3 number, any amount of entries, any number of entries. But you don't have to worry. Still you can check that entry will be covered here. Okay. रिफ्रेश हो रही है एंट्री, आपको वेट करना होगा, यहाँ पे हड़बड़ाना नहीं है। ये देख लो, यहाँ पर 6,000 रुपया, 6,000 डिडक्टेबल था फॉर 194 जे, हमने डिडक्ट भी कर लिया, बैलेंस डिडक्टेबल उसका 0 है। जितना हमने डिडक्ट किया है उतना ही हमने पेमेंट किया है, तो यहाँ पे सिर्फ पेड अमाउंट पर आप देखो 6,000 आ रहा है। अब आप ऐसा मत बोलना या ऐसा मन में मत लाना कि ये जो बैलेंस डिडक्टेबल है वो बैलेंस पेबल में क्यों नहीं आया। ऐसा इसलिए नहीं आया क्योंकि अभी तक आपने डिडक्शन का वाउचर ही नहीं बनाया, आपने अपनी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं की है टैली में। जब आप जर्नल वाउचर में जाके F7 ऑटो फील्ड से एक लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे, टीडीएस पेबल को आप क्रेडिट करेंगे, उसके बाद जाके तो आप पेमेंट करेंगे। तो अभी ना तो वो क्रेडिट हुआ है ना उसका पेमेंट हुआ है, उसी वजह से वो नीचे के पार्ट में कवर नहीं हो रहा है। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी कि अगर हमको एक्सेल के अंदर, लास्ट 2 मिनट का पार्ट हम इसमें लेंगे, ज्यादा इसमें और टाइम नहीं बिताएंगे। अगर हम एक्सपेंस वाइज हमको टीडीएस का हिसाब किताब करना है एक्सेल में, तो वो कैसे किया जाए? तो देखो उसके लिए आप क्या करो, अपना परचेज है या जो भी एक्सपेंस है आप उसको पूरे को ऑल पीरियड के लिए आप एक्सेल में पहले निकाल लो। एक्सेल में निकालने के बाद मैं यहाँ पे एक रेडी किया था आपके लिए, मैं उसी को ओपन कर लेता हूँ। जब आप रॉ डेटा को टैली से एक्सेल में एक्सपोर्ट करते हो ना,
तो आप वहां पे थोड़े से फिल्टर्स लगा लो, जैसे कि कॉलम का नाम वगैरह चेंज करना है, जो अननेसेसरी कॉलम है ना आप उसको रिमूव कर लो, और नीचे में जो यहाँ पर टोटल वगैरह आता है आप उसको रिमूव कर लो। सब चीज को रिमूव करने के बाद आप अपने डेटा पे कंट्रोल ए बटन को प्रेस करो और फिर कंट्रोल एल बटन को प्रेस करो इस टेबल में कन्वर्ट करने के लिए। अभी मेरा डेटा ऑलरेडी टेबल में कन्वर्टेड है। इसके बाद आपको जाना है इंसर्ट में और पिवट टेबल पे क्लिक करना है। जब आप पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको फील्ड आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, डेट और क्वार्टर वगैरह को आप यहाँ पे कॉलम में ले लो। डेट को लोगे तो क्वार्टर वगैरह अपने आप आ जाएगा, डेट आएगा, क्वार्टर आएगा, ईयर आएगा। तो ईयर को यहाँ से ऐसा करके उठाना, ड्रैग करना और वापस यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट पे छोड़ देना है। ठीक है, फिलहाल मैं यहीं पे रहने देता हूँ। जो कॉलम 1 था उसमें हमारे पार्टी का नाम है तो उसको मैंने रोज में रखा हुआ है कि वो रो वाइज हमको दिखे, और जो वैल्यू है उसको मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। इतना करने के बाद यहाँ पे एक तो मैंने क्यूमुलेटिव कैसे कैलकुलेट किया है वो मैंने बताया है, और एक मैंने मंथली बताया। ये एक्सेल सीट क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है, मैं आपके रेफरेंस के लिए अभी यहाँ पर आपको शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, लेकिन रेकमेंडेड है कि टैली में बहुत अच्छी रिपोर्ट मिल रही है, आप टैली को ही प्रिफर करो, क्योंकि उसमें आपको वन क्लिक में एक ही जगह में सब कुछ मिलता है। एक्सेल कभी भी करप्ट हो जाता है और ढूंढने पर मिलता नहीं है, पता नहीं क्या क्या होता है। ओके, अभी यहाँ पर क्यूमुलेटिव में अगर आप जाएंगे तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये जो अप्रैल महीने का पार्टी का बैलेंस आया है उस बैलेंस में मैंने 50 लाख रुपीज का थ्रेशोल्ड लिमिट को माइनस किया है। तो बैलेंस मेरे पास कितना बचेगा कि थ्रेशोल्ड में एडजस्ट हो सकता है। फिर यहाँ पर मई मंथ के लिए मैंने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है वो है बी और सी का सम, इन दोनों का सम, उसमें से मैं कंडीशन लगा रहा हूं और यहाँ पर मैं माइनस कर रहा हूँ 50 लाख रुपीज। ठीक है, अब यहाँ थर्ड में मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों का सम माइनस 50 लाख रुपीज। तो ये जो है क्यूमुलेटिव आ रहा है। अगर आप बिल्कुल टीडीएस काट ही नहीं रहे हो तो आपको किसी एक पीरियड में जाके पता करना है कि भाई अप्रैल से दिसंबर तक का कितना हुआ, तो ये दिसंबर में आपको पता चल जाएगा इतना हुआ। आपको जानना है मार्च में कितना हुआ, तो ये आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कितना हुआ। राइट, और यहाँ पर अगर आपको मंथ वाइज कैलकुलेट करना है मंथली कितना होता अगर हम कर लेते, तो ये तो मैंने वही किया है B2, इसमें से 50 लाख रुपए को माइनस किया है तो ये वैल्यू आया। अब यहाँ पर हम एक कंडीशन लगा रहे हैं, इफ अगर बी का 15 ये वाला इज ग्रेटर देन जीरो, अभी तो नेगेटिव है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे माइनस है, इधर में प्लस है। अगर जीरो से बड़ा होता वैल्यू तो हमको उस वैल्यू को लेना है, और जीरो से छोटा अगर वैल्यू है तो क्या करना है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। B15 से अगर बड़ा है तो मुझे C7 लेना है, मतलब C का 7 क्या है, ये वैल्यू, मतलब कि जीरो से बड़ा है, मतलब 50 लाख एडजस्ट हो चुका है। अब 50 लाख एडजस्ट हो चुका है तो करंट मंथ में आपको कुछ अलाउ वो मिलेगा नहीं, एग्जम्पशन लिमिट। और अगर मान लो क्रॉस नहीं हुआ है, एल्स के लिए अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करना है, उसके लिए हम एक्सेल में कॉमा यूज करते हैं। तो हमको क्या करना है, जो C का 7 में है उसको हमको B के 15 से ऐड कर देना है ताकि एग्जम्पशन लिमिट माइनस हो जाए। और फिर हम यहाँ पर नीचे क्या कर रहे हैं, ये ऊपर वाले वैल्यू पे जो C का 15 का वैल्यू उस पर 0.1% हम चार्ज कर रहे हैं, और इसमें भी हम कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर C का 15 ग्रेटर देन जीरो है, मतलब नेगेटिव नहीं है, तो आप C15 पे 0.1% चार्ज करो, अदरवाइज मत करो। ठीक है, छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, मैं आपको ये रेफरेंस के लिए एक्सेल सीट दे दूंगा। ये अभी का पार्ट नहीं है क्योंकि कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आती है इन सब चीजों पे, तो जस्ट मैं कवर कर रहा हूँ। आप इसको जस्ट यहाँ पे ड्रैग करके छोड़ दो, नीचे वाले को भी आप बस ड्रैग कर लो और सब चीज आपका कवर हो जाएगा। अब आपके मन में आएगा क्या ये सही है, ये गलत तो नहीं है। ये लो भैया, चलो टैली में 26Q, यहाँ पर नॉर्मल रेट के अंदर पार्टी 2 का एसेसिबल वैल्यू कितना आ रहा है, 34867,103। देखो ये पार्टी 2 का टोटल कितना आ रहा है, 34867,103। अब इसमें से मैंने 50 लाख रुपए को माइनस कर लिया है। ठीक है, अभी यहाँ पर जो टैली के अंदर मैंने सेक्शन लिया हुआ है ना, ये जो सेक्शन है
मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ, नहीं तो बाद में आपके डाउट आ सकता है। सेक्शन के अंदर मैंने कोई थ्रेशोल्ड लिमिट लिया ही नहीं है 50 लाख का, इसलिए क्या कर रहा है, पूरे वैल्यू के ऊपर टीडीएस कैलकुलेट कर रहा है। और यहाँ पर जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, इस एग्जांपल में मैं 50 लाख रुपए को माइनस कर रहा हूँ, इस वजह से यहाँ पे 50 लाख रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अगर एक्सेल में करना है और आपको पसंद है ये, तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज टैली इज द बेस्ट। यहाँ पर मैंने एक स्लाइसर लगाया है। स्लाइसर कुछ नहीं, बस आप ये पिवोट टेबल पे क्लिक कर लो और पिवोट टेबल एनालिसिस के अंदर यहाँ इंसर्ट स्लाइसर में जाओ। यहाँ पे अपने पार्टी नेम का जो है उसको सिलेक्ट कर लो, स्लाइसर आ गया। अब यहाँ पे क्या बटन्स मिल गए, पार्टी 2 सिलेक्ट करो तो वही आएगा, कुछ और पार्टी सिलेक्ट करना है वही आएगा। आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला वगैरह सही से लगाओ, अदरवाइज रिपोर्ट में प्रॉब्लम हो सकता है। राइट, तो बस इस तरीके से जो है, अब हम Q&A में अगर किसी का क्वेरी है तो आप बताओ, अब हम कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं इस फाइल को, एक्सेल फाइल को अटैच कर देता हूँ आपके लिए। Questions. If you look at Q&A, आप देखिए एक बार, भाविका गांधी का फर्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, एक सेकेंड। ओके, भाविक, So, sir, can in the interest of time, because it's already 4:37, so let us take the questions which are relevant to this session only, जो आपने cover किए हैं, and okay, आप Q&A में check कीजिए। So, first question आपको दिख रहा है 3:25 PM का? 325, राइट। Don't see in the chat. See in the Q&A. जो participants के बगल में there will be a Q&A question. 325 for 190C rate for individual and HUF are different, then how to put the rate? सर 194C में इंडिविजुअल HUF, इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म कंपनी, वो सब की आप बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है कि आपको दो नेचर ऑफ पेमेंट बनाने पड़ेंगे। सॉरी, दो नेचर ऑफ पेमेंट नहीं, वहीं देखिए मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, जस्ट 1 मिनट लगेगा इसको कंप्लीट करने में। जब आप नेचर ऑफ पेमेंट बनाते हो तो वहां पे आपको पूछता है इंडिविजुअल के लिए रेट क्या है, अदर्स के लिए रेट क्या है। अगर आपको अदर वाला रेट नहीं पूछ रहा है, आप F11 के F12 में जाओ और वहां पे आपको सब चीजें मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पर हम चलते हैं नेचर ऑफ पेमेंट को क्रिएट करने के लिए 194। यहाँ पर अगर इंडिविजुअल का पूछ रहा है, अदर डिडक्टिव पूछ रहा है, ये अदर डिडक्टिव का आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद इफ द कंपनी एंड लेजर आर क्रिएटेड देन हाउ टू, वो तो कवर हो गया। Just a note to the audience, because sir, you can go through the questions. I'll just take 1 minute. So बहुत जन जो recording के लिए पूछ रहे हैं, so give us 2 days time, हम उसको थोड़ा edit करते हैं। And अगर आप already CA community में हमारे साथ जुड़े हुए हो, तो आप लिख सकते हो कि इस webinar का recording चाहिए, and we will share when it's ready. And the next thing is, we also have in our YouTube channel, if you are not a CA and still not part of the community, आप हमारे YouTube channel में under Tally CA Connect सारी videos देख सकते हैं। And also, like मैंने session के शुरुआत में बताया था that our 6.0 launch is going to be going live on 9th of April. So please do register for the event to be part of our live event. I'm putting the link once again. And one more, and Gautam sir has shared a file of Tally
in the Excel file. So I hope you all can download it while sir is doing the Q&A. Yeah, thank you. हर्ष जी का क्वेश्चन है कि our purchase is below 50 lakh from single party, but the party is having opening balance. So opening balance plus current financial year purchase is more than 50 lakh during the year. तो क्या उस केस में टीडीएस काटना है? नहीं सर, करंट ईयर का जो टर्नओवर है आपको वो चेक करना है। 50 लाख के ऊपर अगर जाता है तो आपको मैंडेटरीली 194 क्यू जो है एप्लीकेबल होगा। विनय जी पूछ रहे हैं कि उनका जो टैली का डेटा है मेरे हिसाब से वो अनस्प्लिटेड है, ठीक है, या स्प्लिट भी किया हुआ है तो मास्टर्स को इंपोर्ट किया हुआ होगा एक्सएमएल के थ्रू। वो पूछ रहे हैं कि 1424 का भी डेटा है उसके अंदर, मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25 का, पर उन्होंने टीडीएस को कॉन्फ़िगर नहीं किया था। तो क्या वो 1425 मतलब कि करंट न्यू फाइनेंशियल ईयर के लिए टीडीएस को एप्लीकेबल कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। जब आप चीजों को एप्लीकेबल करते हैं ना, तो टैली प्राइम 5.1 में आपको एक ऑप्शन आता है इफेक्टिव डेट, आपको कब से इफेक्टिव करना है अपने सेटिंग्स को, तो आप वहां पे 1425 को सिलेक्ट कर लीजिए। if in older tally client has already done, ma'am, I think all the questions are repeated and all the things are covered, so Okay, so that's great, sir. So I'm sure because a lot of people saying ki it was a very valuable and step-by-step things, so they will need to see the recording. So I think once they see the recording, it will be easier for them to implement it. Just a request, I think, can you share that PDF, the PPT file which you have made, you can convert it into PDF and yes, attach sure. it in the chat? Yeah. Sure, sure. Just a minute. I need to download that. Just a second. You can save as PDF so that it will be easier to share. Just I'm sharing my screen once. This is something you will get in that PDF. Okay. So always try to enter the PAN number in the party ledger. Always configure the TDS in expense ledger. Pass the payable entry on the same day. If you are going to pass it in the month end also, that is also okay. Always try to use the autofill function. Always maintain bill by bill. Make the TDS payment before the due date, that is the 7th of next month, and always pass the payment entry using autofill. Okay. And if you are having any queries, you can reach me on email and on LinkedIn, and the links are given here in the PDF also. So right now I'm just downloading the PDF and I will share in the chat box. Thank you, Gautamji. It was a great session, and I think you talked continuously for almost like 1 hour 40 minutes now and answered so many queries. It was really great, and I'm sure because we are already getting requests that once more this session should be done in English. So, but it would be really useful. I'm sure I'll try my best that the recording gets uploaded in a day or two so that more people can start, and with the year beginning configurations in their books, I think it will be very useful. So once again, for this brilliant idea, thank you so much, and for a very smooth session. So thank you. So have you attached the file in the chat? Just a second, just a second. It is getting attached. Just a second. So I had disabled the chat so that people don't miss out the links once you send. Thank you, Gautamji. We can end the session. Please have some tea or water. Thank you so much for the great audience still being here. We are 15 minutes crossing the time. We still have 200 people. So it's really great. Thank you so much.